हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं उमेश आप सभी का एक बार फिर से वेदाक में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। क्या हाल-चाल है जी सभी के? कैसे हैं सभी लोग? बताइए, क्या हाल-चाल है जी? बोलिए, बोलिए, बोलिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार! बहुत बढ़िया हैं सभी लोग। सभी लोगों का बढ़िया रहना बहुत ज़रूरी है भाई। बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए। हुँ? बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, ठीक है? और इसके अलावा और कुछ रहना भी नहीं है भाई, ठीक है? ठीक है, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गेस पेपर की और जो आज आपका गेस पेपर होगा भाई आज गेस पेपर नंबर 21 होगा। क्या होगा? टॉप गेस पेपर 21 इज़ गोइंग टू बी टुडे इज़ गोइंग टू बी टुडे। ठीक है? ओके। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट मैथ सेक्शन। मैं आपको पहले मैथ्स कराता हूँ। फिर उसके बाद जो है आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं दे विल डू देयर वर्क। ओके। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर अगर अभी भी किसी भी बच्चे ने भैया 2499 रुपए की एकमात्र इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, देखिए नया साल शुरू हो गया है। और नए साल की शुभारंभ जो है भैया कुछ पैसों के साथ होनी चाहिए, दान दक्षिणा होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर किसी बालक ने अभी तक नहीं खरीदा है, तो उसके पास समय है, वो भाई अभी भी कोर्स खरीद सकता है, ठीक है? कोर्स कैसे खरीदा जाएगा भैया क्रैश कोर्स? ये जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, ये वाले, आप इन नंबर्स पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करने के बाद हमारी टीम आपको एनरोल करा देगी। अब इसकी खासियत क्या है? भैया क्यों लें? द मेन क्वेश्चन अराइजेस व्हाई? व्हाई डू वी परचेज दिस कोर्स? सो मेरे लाल मेरे रसगुल्ले, इस कोर्स के अंदर क्या है भाई पूरी की पूरी किट फ्री है। ठीक है, साथ में क्या लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, मॉक टेस्ट एंड प्रीमियम नोट्स। देखिए स्टार बना रहा हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट स्टार एएमटी। देखिए ये जो स्टार बनाया मैंने, ये जो स्टार, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर आपको तैयारी करनी है, कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसको पता होगा कि भैया मुझे प्रीमियम नोट्स चाहिए, यानी कि नोट्स की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। भैया चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने चाहिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलने चाहिए, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी के सारे जो फीचर्स हैं ये आपको पूरे के पूरे इस कोर्स में जो है ना क्रैश कोर्स में मिलने वाले हैं। ठीक है। आप कुछ सोच रहे होंगे भैया बस ये 2 दे दो ना, मुझे तो भैया इन दोनों से ही मतलब है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। बेटा पढ़ हर कोई लेता है, पढ़ हर कोई लेता है, लेकिन उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चैप्टर वाइज़ टेस्ट, प्रीमियम नोट्स चाहिए, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये सब चीज़ें लगानी ज़रूरी है। ठीक है? ओके। और ये सारे बेहतरीन टीचर्स हैं, ठीक है? ये आप लोगों को जो है पूरा का पूरा क्रैश कोर्स खत्म करा देंगे। चलिए, ओके। साथ में मैं आपको बता दूँ भैया डेली 3 बजे, भैया डेली 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के लिए ये पूरा रिस्पेक्टिव एक नया शेड्यूल है आपका कि भैया डेली 3 बजे आप लोगों का ऑल इंडिया नवोदय मॉक टेस्ट होता है। यानी कि इसके अंदर पूरे भारत के बालक बैठते हैं। जो भी तैयारी कर रहा है नवोदय क्लास 9th की, वो भाई इसके अंदर बैठेंगे। बैठने के बाद वो अपना पेपर देते हैं। पेपर देंगे। अब पेपर कैसे देना है भैया? सबसे पहले आप इसको स्कैन करिए। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, वेदा अकेडमी का प्लेटफ़ॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, इसको लॉगिन करिए, अपना नाम पता लिखिए सब कुछ उसके अंदर। फिर देन आपके फ़ोन में एक ऐसा इंटरफ़ेस आएगा। इंटरफ़ेस पे क्या लिखा होगा? हरे कलर में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट और उसके नीचे लिखा होगा एनरोल नाउ। क्या लिखा होगा? एनरोल नाउ, काला सा बटन होगा। जैसे सब्सक्राइब का लाल बटन होता है, एनरोल नाउ का काला बटन है। एनरोल नाउ पर दबाएँगे, आप एनरोल हो जाएँगे। 3 बजे तक का इंतज़ार करिए। कितने बजे तक का? 3 बजे तक का। जैसे ही 3 बजेंगे, आपके पास भी नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, भैया पेपर चालू होने वाला है, तो आ जाइए, बैठिए, अपना पेपर देना शुरू करिए। ठीक है? जो भी रिस्पेक्टिव टाइम है आपका, जितना पेपर में दिया जाता है, उतना ही टाइम आपका यहाँ चलेगा। आप पेपर देंगे, कुछ बच्चे होंगे कलाकारी होंगे, वो कलाकारी दिखाएँगे, भैया एआई का यूज़ करेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। तो भैया कुछ भी यूज़ कर लो, आप एआई कर लो, पेआई कर लो। ठीक है? जो मर्ज़ी करना चाहो, ग्रोक, प्रोक जो मर्ज़ी करो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। ठीक है? कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आप नहीं, यहाँ पर भी अगर मान लो टॉप 1 पर आ गए और सब एआई से करा है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। दैट विल जस्ट अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम। ये केवल बताएगा आपको कि नकल करने के तरीके क्या हैं। ये आपको ये सिखाएगा कि नकल करने के तरीके क्या हैं। ये आपको ये नहीं सिखाएगा कि मेहनत करने के तरीके क्या हैं। मेहनत करना और नकल करने में बहुत फ़र्क है। ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। ठीक है? ओके। और जब आप 3 बजे पेपर दे देंगे, कंप्लीट कर देंगे अपनी मेहनत से, तो भैया एक लीडर बोर्ड नाम की चीज़ खुल कर आएगी आपके फ़ोन में। लीडर बोर्ड में आपकी रैंक आएगी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6 इस तरीके से रैंक आएगी। ठीक है? तो इससे क्या फ़ायदा होगा भैया लीडर बोर्ड से? पता चलेगा कि भैया आप ऑल इंडिया में कहाँ हैं, आपकी रैंक क्या है, यानी आपकी तैयारी किस हद तक है। जिसकी मान लो ऑल इंडिया रैंक 1 आई, यानी एआईआर 1 आया, इसका मतलब है भाई उसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और आपकी खराब होगी कहीं न कहीं अगर आपकी रैंक 100 आ रही है तो। तो आपको बेहतर करने की ज़रूरत होगा, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है? आइए, चलिए और शुरुआत करते हैं द सम ऑफ पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है द सम ऑफ 4 consecutive ऑड नंबर इज़ 72 फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। देखिए कह रहा है 4 4 लगातार, consecutive का मतलब होता है लगातार आने वाले, लगातार आने वाली। कह रहा है 4 लगातार ऑड नंबर का जो सम है भैया वो क्या है 72 है। अब एक बात बताइए आपको नहीं पता 4 लगातार कौन से ऑड नंबर होंगे? क्लियर तो नहीं बात? आपको नहीं पता 4 लगातार वो कौन से ऑड नंबर होंगे जिनका सम 72 आएगा। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि लगातार ऑड संख्या तो भैया 1, 3, 5, 7 भी होती है। ऐसे भैया 11, 13, 15, 17 भी होती है। मैंने कहा हाँ भाई। तुमने कहा भैया 21, 23, 25, 27 मैंने कहा हाँ भाई। अब मुझे नहीं पता वो 4 लगातार ऑड संख्या क्या थी? ठीक है? कह रहा है फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। कह रहा है उन 4 संख्या में से जो सबसे बड़ी होगी ना, उससे जो छोटी होगी थोड़ी, वो नंबर आपको बताना है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कहे 4 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर या कहे 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर,
4 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर या 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या मानने पड़ेंगे, आप लेट करेंगे कि पहला जो नंबर होगा वो x होगा, दूसरा वाला भैया x+2 होगा, फिर भैया अगला वाला x+4 होगा और अगला वाला x+6 होगा। ये 4 आपने नंबर माने जो लगातार आ रहे हैं, लगातार, ठीक है? अब उसने क्या बोला, इनका जो सम है भैया वो 72, इनका सम करिए x+2 प्लस x+4 प्लस x+6, इनका जो सम है वो किसके बराबर मेरे लाल? 72। देखिए x कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, तो ये हो गई 4x, नंबर जोड़िए 2 और 4 6, 6 और 6 12 प्लस 12 बराबर 72। ठीक है भाई? 4x इक्वल्स टू 72 माइनस 12, 2 में से 2 गए 0, 7 में से गए 6। अगर आप x निकालेंगे तो कितना हो गया? 60 बटे में 4, यानी x की वैल्यू आ गई भैया 15। कितनी आ गई मेरे लाल? 15। यानी x की वैल्यू आ गई 15। यानी कि भैया पहला नंबर आपने माना था 15, x की वैल्यू आ गई, ये पहली तो नंबर है, तो हो गया भैया 15। अगला क्या हो जाएगा? 15 प्लस 2 यानी भैया 17। अगला क्या हो जाएगा? 15 प्लस 4 यानी 19। अगला 15 प्लस 6 यानी कि 21। देखिए, मिल गए चारों नंबर 15, 17, 19, 21। देखो ऑड भी है, ये ऑड भी है, 15, 17, 19, 21। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 72 ही आएगा। आप चेक कर लीजिए अपनी तरफ से। और देखिए उसने क्या बोला, सेकंड लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है भैया? ये वाला। इससे थोड़ा छोटा क्या है भैया? 19, तो यही होगा सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी संख्या, क्या बोला? दूसरी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या से छोटी, यानी इसका मतलब ये है। ठीक है? आइए नेक्स्ट पर चल। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18, कह रहा है अगर एचसीएफ जो है दो नंबर का वो 18 है और उनका एलसीएम 378 है, कह रहा है एक नंबर 54 है, एक नंबर 54 है, कह रहा है दूसरा निकालिए। देखिए आपने रिलेशन पढ़ा होगा, रिलेशन पढ़ा होगा, जब आपके पास दो नंबर होते हैं ए और बी, ये क्या है भैया? टू नंबर्स हैं, ये आपके पास क्या है? दो नंबर कह सकते हैं आप या संख्या कह सकते हैं। ठीक है? जब आपके पास दो नंबर हो, दो नंबर हो ए और बी, ए और बी, और अगर अगर आप उनका एचसीएफ निकाल लें और उनका एलसीएम निकाल लें, उनका एचसीएफ निकाल लें, उनका एलसीएम निकाल लें, तो एक रिलेशन आपने पढ़ा है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो होता है वो किसके बराबर होता है? दोनों संख्या के प्रोडक्ट के बराबर। यानी कि दो दी गई संख्या की, तो आपके पास दो संख्या दी गई हो, उनका अगर आप लासा निकाल लें, उनका मासा निकाल लें और उन दोनों की मल्टीप्लाई करें, तो किसके बराबर आएगा? दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर ही आए। क्लियर थी बात? अब देखिए बड़े ध्यान से समझिए कि एचसीएफ आपको दे रखा 18, तो एचसीएफ की वैल्यू आप रख सकते हैं 18। कह रहा है एलसीएम जो है भैया 378, तो एलसीएम की जगह 378। अब देखिए क्वेश्चन आगे का, इफ वन नंबर इज 54, कह रहा है एक नंबर 54 है, कह रहा है दूसरा निकाल दो, दूसरा निकाल दो। एक नंबर 54 है, यानी कि ए को 54 मान लो, बी हम निकाल देंगे। क्लियर? बोलिए। देखिए 18 के टेबल से अगर 54 को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं पहले, देखिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है? बी। क्या निकालना? बी। यही तो निकालना बी, ये रहा बी। 6 नहीं है, बी है, कहीं सोचे 6 है। ये क्या है? बी है, यही तो निकालना है। जो निकालना है उसको अकेला रखो, बाकी इसके साथ में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 54 इक्वल्स टू पी। ठीक है भाई? देखिए 18 3 54 होता है मेरे लाल। ठीक है? तो आपके पास क्या बच गया भैया? 378 अपॉन में 3 बराबर बी। इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में 6 गए 1 और 3 चिंग 18, यानी कि भैया बी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 126 आ गई। कितनी आ गई भाई? 126, यानी ए क्या है? सही उत्तर। बोलिए क्लियर तो नहीं बातें? बताइए, बोलिए भाई, क्लियर है? चले आगे, आइए अगला क्या कह रहा है भैया? इसकी वैल्यू बता दो। देखो ये क्यूब रूट है भाई पूरा, ठीक है? ये अंडर रूट है और ये भी क्या है? क्यूब रूट है। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, यानी आपको क्या दिया हुआ है भैया? क्यूब रूट 216 प्लस अंडर रूट 0.00 सॉरी 0.0169 माइनस क्यूब रूट 125, क्यूब रूट 125। अब देखिए जिस बच्चे को क्यूब रूट वगैरह याद होंगे वो बहुत प्यार से बता देगा। वो कहेगा भैया क्यूब रूट 216, क्यूब रूट 216 कहेगा भैया तो 6 का क्यूब होता है, तो इसका आंसर है ये 6। एक कहेगा भैया क्यूब रूट 125, क्यूब रूट 125 भैया किसका होता है? 5 का, यानी बाहर माइनस का साइन है, ये आगे क्या है? प्लस का। अब बची ये वाली वैल्यू, ये कैसे निकाली जाए? सोचिए, सोचिए। देखिए आपको दी हुई है अंडर रूट 0.0169। देखिए मैंने आपको बताया ये क्या है? स्क्वायर रूट। पहली बात तो ये क्या है? स्क्वायर रूट। आपको पता है स्क्वायर रूट में चीजें कैसे सॉल्व करते हैं? आप सबसे पहले देखिए जो 169 है, इसके अंदर जो नंबर है क्या है? 169 है। क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? आप कहेंगे हाँ भैया। किसका? मैंने कहा बताओ। आप कहोगे भैया ये तो 13 का होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये 13 का है, बहुत बढ़िया बात है, 13 का स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, ये रहा डेसिमल, डेसिमल की राइट साइड कितनी संख्या? 1 2 3 4, कितनी है भैया? 4 है, 4 है। और ये क्या है? स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, कहने का मतलब ये है। तो यानी कि आप इसको क्या है? 2 से डिवाइड करिए। कितना है भैया? 2। कितना है? 2। अब एक काम करिए, पीछे से इस संख्या को 2 गिनिए। क्या करिए? पीछे से एक संख्या को क्या करिए? 2 गिनिए, 2 2 बार, यानी 1 2 खत्म। यहाँ डेसिमल लगाकर 0 लगा दो, तो आंसर कितना आएगा इसका? 0.13, यानी भैया इसकी वैल्यू है 0.13। तो ये क्या बन गया आपके पास फाइनली? 6 प्लस 0.13 माइनस 5, यानी कि भैया 6.13 माइनस का 5। ठीक है भाई? माइनस कर देंगे, बताइए, बोलिए। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 6 में से 5 गया 1, यानी कि भैया 1.13 आ गया। कितना आ गया भाई? 1.13 आ गया। ठीक है? यानी बी वाला क्या है भैया? सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए, क्लियर इतनी बातें? चलिए आइए
ये कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्केट्स गुड 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 25%। ओहो हो! एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है। वो गुड्स को मार्क करता है 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, यानी कि कुछ कॉस्ट प्राइस हो, उससे 40% अबव कॉस्ट प्राइस को क्या है, मानता है, ठीक है? तो यानी भैया कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100, 100, 100। देखिए कह रहा है शॉपकीपर मार्क, मार्क का मतलब है वो एमपी बना रहा है, एमपी बना रहा है। कैसे बना रहा है? मार्क इज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी एमपी कब बना रहा है वो? जब सीपी को 40% बढ़ा देगा। यानी सीपी 100 मानी आपने, ये लेट करी हमने कि 100 है सीपी, 100 मानी, इसको 40% बढ़ाइए, तो बताइए क्या आएगी एमपी? आप कहेंगे भैया 140 हो जाएगी। मैंने कहा हाँ भाई 140 हो गई। आगे देखिए एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 25%। कह रहा है एमपी पर क्या है भैया 25% का डिस्काउंट देता है। एक बात बताइए, अगर आप एमपी पर डिस्काउंट देंगे तो क्या बनेगा? आप कहोगे भैया सेलिंग प्राइस बनेगा। पक्की बात है ये तो। जब आप सीपी पर प्रॉफिट देते हैं तो एसपी बनता है, सीपी पर लॉस करते हैं तो भी एसपी बनता है। अगर आप एमपी पर डिस्काउंट दोगे तो वो क्या बनेगा? एसपी तो बनेगा। एसपी बनाने के कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हुए ना। या तो जब सीपी दे रखे हो उसपे प्रॉफिट कमा रहे हो तो एसपी आएगी, सीपी पर जब लॉस हो रहा हो तो एसपी आएगी, एमपी पर डिस्काउंट मिल रहा हो तो एसपी आएगी। उसने यही बोला कि भैया 140 पर 25% का डिस्काउंट। देखिए कैसे निकालेंगे? 140 लिखिए इंटू नीचे 100, ठीक है? ऊपर कितना हो जाएगा बेटा? 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 75। यानी ये आएगा वो। ठीक है? जब 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो ये आएगा। ठीक है? ये हो गया बेटा 25 या 75, 25 चौक 100। ठीक है? फिर 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 फिर भैया 2 से काट दो, ये हो गया 35। कितना हो गया? 35 गुणा 3 कितना आ गया भैया? एसपी आ गया 35 गुणा 3, ये हो गया 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10। यानी एसपी आ गई भैया कितनी? 105। कितनी आ गई बोलो? एसपी कितनी आ गई भाई? 105। अब आप खुद ही देखिए, उसने क्या बोला बताइए? प्रॉफिट परसेंटेज। अब एक बात बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज कब पता चलेगा? जब आपके पास सीपी और एसपी हो। सीपी और एसपी, बिल्कुल सही बात है। आपने क्या कहा भैया? आपने सीपी मानी थी 100, 100 मानी थी और एसपी जो आई बड़े भैया वो कितने आई? 105। अब आप खुद ही बताइए, 100 रुपए की चीज 105 में बिकी है, कितने का फायदा हो रहा है? आप कहेंगे 5 का। कितने का भैया? 5 का। लेकिन इसको किसमें बदलना? परसेंटेज में। तो नीचे सीपी क्या है भैया? 100 रखिए और इंटू क्या कर दीजिए? 100%। 100 से 100 कट गया भाई, केवल क्या आ गया? 5% क्या है? सही उत्तर आ गया। इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, क्लियर इतनी बातें? बताइए भाई। बोलिए, बोलिए, क्लियर है? ठीक है, चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन कंप्लीट इट इन 18 डेज। कह रहा है कि ए है, किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है। मैंने लिख दिया ए ने किसी कार्य को 12 दिन में करा। देखो हमें नहीं पता कौन सा कार्य था, बस कर दिया, कोई भी कार्य था। बी उसको 18 दिन में करता है। ठीक है भैया, बी ने उस कार्य को 18 दिन में करा। आगे क्या कह रहा है? ये वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। कह रहा है अगर ये दोनों मिलकर 4 दिन काम करे। कितने दिन? 4 दिन काम करे एंड देन ए लीव्स। फिर उसके बाद क्या? ए छोड़कर चले गया। ओहो, तो कह रहा बताइए इन हाउ मेनी मोर डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो कह रहा है जो बचा कुचा कार्य है, जब ए चले गए तो बी उस बचे कुचे कार्य को कितने दिन में करेगा? चलिए देखिए, ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में। इनका जो एलसीएम आएगा उसको मैं मानूंगा टोटल वर्क। क्या मानूंगा मेरे भाई? टोटल वर्क। बताओ कितना आएगा? 12 18 का एलसीएम आप कहेंगे 36। अब मैं बात करता हूँ ये एक दिन में कितना कर पाएंगे। एक दिन का मतलब है इनकी एफिशिएंसी आएगी। क्या आएगी? एफिशिएंसी। ए जो है 12 दिन में 36 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? आप कहोगे भैया 12 से डिवाइड कर दो यानी 3 आएगा। 18 दिन में बी 36 करता है तो एक दिन में कितने करेगा? 2। अब देखिए उसने क्या बोला? इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। इन दोनों ने मिलकर 4 दिन एक साथ काम करा। अगर ये दोनों मिलकर, अगर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन काम करें, एक दिन काम करें तो बताओ कितना करेगा? ये एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है। तो कितना हो गया एक दिन का काम? आप कहोगे भैया 5 कर दिया। क्वेश्चन ने क्या कहा? इन्होंने 4 दिन काम करा। एक दिन में 5 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना कर देंगे मेरे लाल? 5 गुणा 4, यानी कि भैया 4 दिन में जो है इन्होंने 20 काम कर दिया। 36 में से 20 काम हो गया। समझ आई इतनी बात? 36 में से 20 काम हो गया। किनके द्वारा? जब भैया ए और बी मिलकर एक साथ काम कर रहे थे। क्लियर इतनी बात है? अब देखिए आगे का, ए लीव्स। अब क्या हुआ? ए चले गया। ओहो भैया अब ए हट गया, केवल कौन रह गया यहाँ पर? बी रह गया। तो वही कह रहा है बताइए इन हाउ मेनी मोड्स विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो कह रहा है जो बचा हुआ कार्य बी कितने दिन में करेगा? एक बात बताओ, 36 में से 20 कार्य हो गया, कितना रह गया बताओ? कितना रह गया ये सुनो, बस ये बता दो कितना रह गया? माइनस कर लो ना 36 में से 20, कितना हो गया? 16 रह गया भैया, 16। और उसने कहा है कि यही कार्य जो है बी बताओ कितने दिन में करेगा? अब एक बात बताओ कैसे निकालोगे? बी का टाइम कैसे निकालोगे? बी 16 दिन, 16 कार्य कितने दिन में कर पाएगा? भैया बी की एफिशिएंसी क्या है? 2, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 2 अट्ठे 16, यानी कि भैया 8 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। बताइए, क्लियर इतनी बातें? बोलिए, क्लियर है? आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है ट्रेन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। कह रहा है कि एक गाड़ी है, ट्रेन है, कह रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है आधी जर्नी को, एंड एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेकंड हाफ। कह रहा है जो बची कुछ आधी जर्नी है उसको 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है। कह रहा है अगर टोटल डिस्टेंस 200 है, अरे भाई मूर्ख आदमी है ये तो। हाँ, टोटल डिस्टेंस 200 है, यानी पहले 100 किलोमीटर वो जो चली भैया वो कितने की स्पीड से चली? 60 किलोमीटर पर आवर से। फिर जो बचा हुआ 100 किलोमीटर थी वो किससे चली भैया? वो 40 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन ने अभी तक इतना कहा। आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है एवरेज स्पीड बताइए। हो एवरेज स्पीड बच्चे बताओ भैया, चलो तुम ही बताओ। स्पीड
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल डिस्टेंस 100 + 100 कितना हो गया? 200 किलोमीटर। टाइम बचा भैया। टाइम ना ही मुझे इसका पता है, ना ही इसका पता है। एक काम करिए, टाइम निकालिए इसका। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 100 अपॉन में 60। ये कट गया। केवल कितना आ गया भैया? टाइम आ गया 10/6 घंटा। इसका भी टाइम निकालिए भैया। 100/40, 100/40, यानी भैया टाइम आ गया 10/4 घंटा। यानी भैया इसका जो टाइम लगा वो लगा 10/6 घंटा, प्लस इसका टाइम लगा 10/4 घंटा। क्लियर? अब आप इसको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर 10 कॉमन निकाल लीजिए। 10 घंटा कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा? 1/6 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लीजिए, ये हो गया 200, ये हो गया भैया 10, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 6 के टेल में 12 2 बार, तो ये हो गया 2 और ये हो गया भैया 3। ठीक है? तो ये हो गया भैया 200, 200 बटे में 10, 2 और 3 कितना होता है मेरे लाल? 5/12 घंटे। ठीक है? ऊपर किलोमीटर, ये किलोमीटर। बताइए, अब कुछ रहा है इसमें, डिवाइड ही तो करना है बस, करिए आइए। देखिए ये हो गया भैया 200, 200 किलोमीटर अपॉन में ये उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 12, 12 अपॉन में 10 गुणा 5 घंटे। बोलिए, देखिए भैया ये कट गया। ठीक है? 5 से इसको काट दो, कितना हो गया? 5 चौक 20, केवल क्या बच गया? 4 गुणा 12, 12 गुणा 4 क्या होता है मेरे लाल? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? इसकी एवरेज स्पीड है। बोलिए, क्लियर थी बातें? बताइए भाई, क्लियर है? ठीक है? चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8000 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। ओहो हो! कह रहा है भैया डिफरेंस बता दो सीआई का और एसआई का। सीआई का और एसआई का 2 साल के लिए 8000। एक बात बताइए, आपको मैंने फॉर्मूला ही बताया डिफरेंस। डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एसआई एंड सीआई, यानी कि साधारण ब्याज और ये चक्रवर्ती ब्याज होता है। इसका अगर डिफरेंस निकालना है एसआई और सीआई का 2 साल के लिए, किसके लिए बोल रहा हूँ मैं? 2 साल के लिए। इसका फॉर्मूला होता है भैया पी इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू 100, यही होता है। यही डिफरेंस निकालने के लिए उसने बोला, तो हम यही निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना है भाई? 8000 दे ही रखा है। रेट भी कितना है भैया? 10%, तो यानी भैया 10 गुणा 10 हो जाएगा अपॉन में 100 गुणा 100। ठीक है? देखिए 1 2 3, 1 2 3 और 1 0 और कट गया। केवल क्या बच गया भाई? 8 गुणा 10, 8 गुणा 10 कितना हो गया मेरे लाल? 80, यानी कि भैया 80 रुपए का अंतर है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। वो बालक क्या करते हैं, पहले भैया क्या नाम है, एसआई निकालेंगे 2 साल पर। देखो उससे भी आंसर आएगा, मैं मना नहीं कर रहा। वो क्या करेंगे, पहले एसआई निकालेंगे 2 साल का, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, वो एसआई निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, वो सीआई निकालेंगे 2 साल का और फिर उन दोनों को माइनस करेंगे। ऐसे में बेटा बहुत लंबा समय जाता है। उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला बना दिया जाता है, वो ये है। ठीक है? इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए, आइए मैं आपको बता दूँ भाई, जेएनवी के साथ भी और जेएनवी के बाद भी आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। क्लास 9 10 जब आप लोग स्कूल में बैठ जाएँगे, इस प्यारे से स्कूल में, तो उसके आगे जो आपकी पढ़ाई होगी 9वीं से लेकर 10वीं की, वो वेदा अकेडमी फ्री में कराएगी। कहाँ पर? इस चैनल पर। तो इसको सब्सक्राइब दबा दीजिए अभी से जो है अंगूठा दबा के रखिए। ठीक है? चलिए आइए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, 1200 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है भैया, बॉयज कितने हैं भैया? 1200 हैं। 1200 हैं, कितने भैया? 1200 बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं भैया वो कितनी हैं? 900 हैं। कह रहा है कि एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है भैया। कह रहा है 80% ऑफ द बॉयज, कह रहा है 80% लड़के और 45% लड़कियां जो है पास हो जाती हैं, यानी पास हो गए। आगे देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा, सो व्हाट इज द परसेंटेज स्टूडेंट हु फेल्ड। कह रहा है बताइए जो फेल हुए उनका परसेंटेज क्या है। एक बात बताओ, बड़े ध्यान समझो। बॉयज में से जो 80% है, 80% है, ये क्या हो गए भैया? पास हो गए। तो जो फेल होंगे वो कितने होंगे? 20%। 20% फेल होंगे, ये बात बताओ। इतनी बात क्लियर है? उसने बोला ना 80% ऑफ द बॉयज पास हो जाते हैं और 45% गर्ल पास होती है। एक बात बताओ, जब बॉयज में से 80% पास है तो फेल कितने? 20%। एक काम करिए, फेल की संख्या निकालिए, यानी कि 20% निकालिए किसका? 1200 का। ये भई ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 12 गुणा 2 यानी कि 240 बच्चे क्या है फेल हो गए। 1200 में से 240 क्या है फेल है। अब ऐसे गर्ल्स में क्या बोला था उसने भैया, 55% सॉरी 45% क्या है भैया पास है, पास है। तो आप ही बताइए फेल कितनी है? 55% क्या है? फेल होंगी। तो फेल का निकाल दीजिए, 55% निकाल दीजिए किसका? 900 का, 900 का। ठीक है भैया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। मल्टीप्लाई कर दिए, 9 5 जा 45, 4 कैरी गया, 9 5 जा 45, 4 495, यानी कि भैया 495 लड़कियां जो है वो क्या है? फेल है। अब उसने ये बोला कि बताइए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल, यानी कि भैया टोटल बच्चों में से फेल होने वाले बच्चों की परसेंटेज बताइए। देखिए टोटल भैया फेल कितने हुए बताओ? 240 और 495। जो टोटल फेल हुए हैं वो कितने भैया? 240 प्लस 495, यही है। 5 9 और 4 13 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, यानी 735 बालक जो है फेल है। लेकिन क्वेश्चन है कितने में से? कितने में से फेल है ये तो बताओ। 1200 लड़कियां थी, 900 क्या थे? लड़के थे। तो कितना हो गया? 12 9 2100, यानी 2100 में से जो फेल होने वाले हैं वो 735 है। परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर देंगे? इनटू 100%। ये क्या है? सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा जो बालक फेल हुए। ठीक है? ये कट गया भैया। 735 को 21 से डिवाइड कर दो। 735 को 21 से
बोलिए कितनी बार में कटेगा भाई? 21 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 21 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 में से 3 गए 0, 7 में 6 गए और 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, ठीक है भाई? 21 से कट गया पूरा, ठीक है? तो यानी कितनी बार में कटा? 35 बार में। 21 से कट गया मेरे लाल कितना? 35 और ये क्या है? परसेंटेज। तो यानी भैया जो फेल हुए हैं वो कितने हुए? 35% बालक फेल हो गए। बोलिए क्लियर इतनी बातें? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा बताइए इफ प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज रुपीज वाई देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ जेड आइटम। हो कह रहा अगर एक्स आइटम की जो कीमत है, एक्स आइटम की कीमत रुपए वाई है, रुपए वाई, तो कह रहा बताओ जेड आइटम कितने में। अबे भाई एक आइटम की कीमत निकाल, एक आइटम की तुम क्या कहोगे भैया? रुपए वाई बटे एक्स होगा। हाँ, रुपए वाई बटे एक्स, तो जेड आइटम कितने के आएंगे बताओ? आप कहोगे भैया जेड से मल्टीप्लाई कर दो, रुपए वाई बटे एक्स मल्टीप्लाई जेड, यानी कि भैया रुपए रुपए जेड वाई अपॉन में एक्स। बोली कहाँ है आंसर? देखिए एक्स वाई हटाओ, ये तो हटाओ, जेड एक्स ये क्या है? नीचे वाई आ रहा है, इसको हटाओ, वाई जेड अपॉन एक्स ये वाला हो जाएगा, डी वाला कैसे ही उत्तर है। बोलिए कुछ साइज में कुछ भी नहीं था, ठीक है? आइए नेक्स्ट पर आइए, कह रहे इसका मीडियन बताओ। हो मीडियन, अच्छा अगर आप इसको देखें, अगर इसको देखें तो आप देख पा रहे हैं डेटा ऑलरेडी अरेंज है। अगर अरेंज नहीं होता तो हम क्या करते हैं? अरेंज। अब इसे मीडियन कैसे बताएंगे? मैंने आपको बताया था भैया बीच की वैल्यू बतानी। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू। क्या होती है भाई? मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कैसे निकाली जाए? क्वेश्चन ये है, कुछ भी नहीं करना। देखो एक आगे से हटाओ, एक पीछे से, ये दोनों एक साथ हटेंगे, फिर एक आगे से एक पीछे से हट गए, ये आगे से पीछे से हट गए, अब बीच में कौन सी बची बताओ? 25 आ गई, तो यही क्या है? हमारी मीडियन है। यही क्या है मेरे भाई? यही क्या है? हमारी मीडियन है। बी क्या है? सही उत्तर है, ठीक है? बोलिए क्लियर तो नहीं बातें? बताइए। चलिए आगे आइए, अगला आइए। कह रहा एक बैग है उसमें 5 लाल गेंदें हैं, 3 नीली हैं और 2 हरी गेंदें हैं। तो कह रहा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल। कह रहा जब ब्लू बॉल निकाली जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए एक बैग है, ठीक है? इस बैग में रेड बॉल कितनी है भाई? 5 है, ब्लू बॉल कितनी है भाई? 3 है और जो ग्रीन बॉल है 2 है। अगर मैं बात कहूँ टोटल गेंद कितनी है, आप कहोगे 5 3 8 और 2 10, यानी भैया प्रोबेबिलिटी निकलेगी 10 बॉल में से। अब 10 बॉल में से उसने क्या करा भैया? एक नीली गेंद निकाली, क्या ड्रॉ करी? एक नीली गेंद। कुछ बच्चे सोचते हैं ड्रॉ का मतलब होता है बनाना। अबे ड्रॉ का मतलब यहाँ बनाना नहीं है, ड्रॉ का मतलब है निकालना किसी चीज को, ठीक है? तो कह रहा बताइए नीली बॉल निकालने की क्या प्रायिकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है? नीली बॉल कितनी है भैया? 3, तो 10 में से 3 में से कोई भी एक गेंद उसके हाथ में आ सकती है, अगर वो नीली होगी तो, यानी 3/10 क्या है? प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? ओके बोलिए क्लियर है इतनी बातें? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। कह रहा है a माइनस बी अगर 3 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 है, तो कह रहा है a b की वैल्यू बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप तुक्का भी मार सकते हैं। वो वैल्यू सोचिए a और b की, जिसको माइनस करने पर 3 आ जाए और जिसको स्क्वायर करने पर जब जोड़े, a का स्क्वायर करे b का स्क्वायर जोड़े तो क्या आ जाए? 29। सोच के देखिए क्या लेंगे वो वैल्यू। सोचो सोचो एक बार अपने आप से पूछ कर देखो, अपने आप से तो पूछ कर देखो मेरे लाल, सोच के देखो, वरना तरीका तो हमें पता है कैसे होगा। आप भी तो सोच के देखो ना। अबे भाई सोचो ना एक बार। अबे तुमसे ही बात कर रहा हूँ, ये मत सोचो उधर कोई खड़ा है उससे बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई नहीं खड़ा होता, हम अकेले ही खड़े होते हैं जीवन में। और जीवन में अकेले खड़े होने सीख जाओ, जीवन में अकेला खड़ा होना सीख जाओ भाई। बोलिए क्या होगी वैल्यू? सोच के देखना बेटा, ए और बी की कौन सी वैल्यू लूं जो माइनस करने पर 3 आ जाए? तुम कहोगे भैया भैया 4 माइनस 1 कर लो तो भी तो 3 आएगा। मैंने कहा हाँ भाई, 5 माइनस 2 कर लो तो भी तो 3 आएगा। मैंने कहा हाँ भाई। तुमने कहा 6 माइनस 3 कर लो 3 आएगा। लेकिन मेरे लाल वो वैल्यू यहाँ भी तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कैसे? अगर आप मान लो ए को 4 लोगे, ए को 4 ये बी को, ये ए की वैल्यू बी की वैल्यू। अगर ए को 4 लेते हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 1 कितना हो गया 17, क्या 29 है? नहीं। या 5 लो, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बोलिए 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29। देखो ये वाली बात बिल्कुल सेटिस्फाइड है। यानी आपने क्या बोला भैया? जब ए को आपने 5 लिया और बी को आपने 2 लिया, ए को 5 लिया बी को 2 लिया, तो आपका ये और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। मैंने कहा हाँ। तो कह रहा है ए बी बता दो, यानी ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि भैया 5 गुणा 2 क्या हो जाएगा? बोल मेरे लाल 10 हो जाएगा, खत्म कहानी। ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए बोलिए तुम हमसे, ठीक है? चले आगे चले आइए। वो गाना सुना है? घूमती गेम चले यार कोने में चलेगे भी, है गाना सुना है? बताइए। नहीं सुना होगा, मेरे को पता है आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी ये चीजें, तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बहुत लोग हैं वो ऐसा भाई गाना वाना लगाते हैं, घूमती गेम चले चलिए आइए क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्या कह रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3। कह रहा है कि नंबर है, एक नंबर है, कह रहा है जब उसको 5 से डिवाइड करा जाता है तो भैया रिमाइंडर क्या देता है? 3 देता है। वो नंबर मैंने n माना, मैंने कहा एक नंबर n है, उसको 5 से जब डिवाइड करा तो भैया रिमाइंडर क्या है? 3 आया। अब आगे देखिए, कह रहा व्हाट विल द रिमाइंडर। कह रहा अब बताओ भाई रिमाइंडर क्या होगा? भाई रिमाइंडर क्या होगा वेयर द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइड बाय 5। कह रहा जब इस नंबर का स्क्वायर, इस नंबर का जो स्क्वायर है माट साहब, ये 5 से भाग होगा। हाँ? क्या कह रहा है भाई? समझ आई क्वेश्चन की बात? समझ आई नहीं आई? मैं बताऊंगा ना के बात सुन मेरे भाई। भाई ये यूं कह रहा है कि भैया एक नंबर हैगा n, क्या भैया एक नंबर हैगा n, कह रहा जब भाई इतने 5 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर देवे भाई ये 3, कितना देवे भाई? 3 देवे। कह रहा जब मास्टर साहब
इस नंबर का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया भाई? स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, ये हो गया n का स्क्वायर, ये हो गया n का स्क्वायर। कह रहे जब इसको 5 से भाग देंगे तो बताओ अब क्या रिमाइंडर आएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब बताइए कि क्या हो सके भाई? क्या होगी वो बताइए? क्या आएगा n? सोचो, मैंने क्वेश्चन कराया भी है पहला ऐसा, बस वहाँ n का स्क्वायर नहीं होता था। वो सिंपल होता था कि एक नंबर n है, एक नंबर है उसको 5 से भाग करने पर रिमाइंडर इतना आता है। कह रहा अगर उसी नंबर को डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? सुनिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमेशा? देखिए, बस मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? नंबर का स्क्वायर। आपको केवल रिमाइंडर से मतलब है। किससे मतलब होना चाहिए? रिमाइंडर से। रिमाइंडर। नंबर का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो जाता है। आपको क्या करना है? वो नंबर को ये रिमाइंडर मान लो। क्या है भैया? 3। तो यानी कि भैया आपको क्या करना है? 3 का स्क्वायर उसको किससे डिवाइड करना है? 5 से। ऐसा हो गया। तो अब जब डिवाइड करोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहोगे भैया रिमाइंडर आएगा 4। बस यही क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है? ऐसे केस में रिमाइंडर का ही यूज़ करते हैं। अब अगर मान लो वो कहता है क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है? n का क्यूब करके बताओ क्या आएगा? जब उसी संख्या को 5 से डिवाइड करें, तो भाई 3 का क्यूब हो जाता है। रिमाइंडर जो हो बस अगर वो कह रहा है नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो रिमाइंडर का स्क्वायर करके 5 से भागो। अगर वो कह रहा है नंबर का क्यूब हो रहा है तो रिमाइंडर का क्यूब करके 5 से भाग मारो। अगर वो कह रहा है नंबर 2 गुना हो जाता है, तो रिमाइंडर को 2 गुना करके 5 से भाग कर दो। ऐसे क्वेश्चन में यही करना है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। लिखिए पा 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 यानी पक्का आएगा, पक्का आएगा। ठीक है? इस क्वेश्चन को ऊपर लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट पर आइए। कह रहा 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4 इफ द सम ऑफ देयर क्यूब इज 33957। कह रहा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। ओहो हो! कह रहा 3 नंबर इसमें है। कह रहा बताइए सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा। एक बात बताओ बेटा, सबसे छोटा नंबर क्या है? खुद सोचो। सबसे छोटा नंबर क्या है? 2, 2। तो आंसर भी भैया 2 का मल्टीपल होगा। अब देखो 2 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये हट गया। अब केवल भैया 3 ऑप्शन बचे, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। आइए, संख्या मान लेते हैं भैया ये 2x है। अगली वाली भैया 3x है, ये 4x है। कह रहा है इनका क्यूब, इनका जो क्यूब है, इनका जो क्यूब है भाई, इनका जो क्यूब है भाई, इनका क्यूब का जो भाई सम है भाई वो 3 3 9 5 7 है। ठीक है? ये हो गया भैया कितना? 8x का क्यूब। ये हो गया भैया 27x का क्यूब। ये हो गया भैया 64x का क्यूब बराबर 3 3 9 5 7। ठीक है? जोड़िए कितना हो गया? कितना है भैया? 27, 8 और कितना? 64। 8 4 12, 12 और 7 19, 6 2 8 और 1 9। कितना आ गया? 99 आ गया भाई, है ना? पक्का? तो 7 7 14 15 4 19 7 से 6 2 8 ठीक है? ये हो गया भैया 99। x का क्यूब बराबर 3 3 9 5 7। ठीक है? x क्यूब निकालिए, बताइए क्या आएगा? 3 3 9 5 7 डिवाइडेड बाय 99। बताइए, जल्दी बताइए क्या आएगा? जल्दी बताइए, जल्दी, 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 जल्दी। चलिए, बताइए, बताइए क्या आएगा? मैं इसको कैलकुलेटर से करता हूँ। तुम लोग बताओ जल्दी क्या आने वाला है? क्या भैया हमारे पास वैल्यू 3 3 9 5 7 डिवाइडेड बाय 99 है ना? यही है ना? मेरे को तो मिल गया भाई। अब तुम बता दो तुम्हारे लिए क्या आ रहा है? तुम बता दो तुम्हारे लिए क्या आ रहा है? बताओ क्या आने वाला है? तो भैया जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो x का क्यूब आ जाएगा 343। अगर आप x निकालेंगे तो कितना होगा? क्यूब रूट 343 यानी x की वैल्यू कितनी होगी भाई? 7 हो गई। कितनी हो गई? 7। तो यानी भैया जो नंबर होगा उसने क्या बोला? सबसे छोटा क्या होगा? 2x ही होगा। यानी 2 गुणा 7 यानी कि भैया 14 होगा। अब देखो ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है? चलिए आगे चले। आइए कह रहे कॉस्ट प्राइस जो है टेन आर्टिकल इक्वल है सेलिंग प्राइस टेन आर्टिकल। कितनी बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऐसा? कितनी बार करा चुका हूँ? बताओ कितनी बार? तुम भी बता दोगे भैया कितनी बार कराया आपने? बहुत बार कराया है। तो ये होमवर्क है तुम लोगों को। ठीक है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉडल पेपर्स है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर्स। जिसने करे मॉडल पेपर उसने करा टॉप में पेपर। जिसने करे मॉडल पेपर उसने करा टॉप में पेपर। फिर वो गाना लगाएगा अपने जब जिसका सिलेक्शन हो जाएगा फिर वो गाना लगाएगा गोमती गेम चले बेबी यार का नेम चले। लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाओगे तो मुझे पता है, देख लेना जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना मेरिट लिस्ट आएगी उसमें ऐसा अपना नाम को हाईलाइट करोगे एडिटिंग वेडिटिंग उस दिन तुम सारी एडिटिंग सीख लोगे जीवन की। लगाओगे गोमती गेम चले है। ये वो परमेश्वरों का गाना है। एक है ना आम जी हम मुंडा करके वो वाला वो लगाओगे। ठीक है? तो 399 रुपए में 10 मॉडल पेपर है मेरे लाल। 599 में 20 और 999 में 30। अब ये गाना लगाओगे जब गोमती गेम चले तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये गोमती गेम चले ऐसे ही नहीं मिलेगा। तुम कहोगे माट साहब गोमती कह रहे हो तुम हैं? अब बेटा घूमती होता है हमें पता है। ठीक है? तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या? इन मॉडल पेपर्स की। इन मॉडल पेपर को करोगे तभी वो गाने लगा पाओगे जीवन में। समझे? जब आज कुछ करोगे तभी कुछ समय बाद आप उसको पा पाओगे। ये बात निश्चित है। समझे? ये बात निश्चित है। अगर आज मेहनत करोगे, अगर आज मेहनत कर रहे हो तो वो चीज़ आप 2 महीने बाद पाओगे। मेहनत एक ऐसी चीज़ होती है, देखो मेहनत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका रिज़ल्ट आपको हाथों-हाथ नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद मिलेगा, कुछ समय बाद। वरना आप खुद देख लो दुनिया में सारी चीज़ ऐसी है, आप करो अभी रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप रोटी बनाओ, अभी बन के मिल जाएगी। आप सब्ज़ी काटो, अभी सब्ज़ी बन जाएगी। लगता तो टाइम है ना।
लेकिन मेहनत एक ऐसी है जिसका रिज़ल्ट जब आता है ना, तो वो दुनिया में जो जितने भी रिज़ल्ट आए होंगे, उस सबके आगे ना फीका पड़ जाता है वो। वो जितने भी रिज़ल्ट आपके आए वो सब फीके पड़ जाएँगे और ये जो रिज़ल्ट आएगा ये अलग हो जाएगा। मेहनत करो बस, ठीक है? मेहनत कहाँ से होगी? मॉडल पेपर से, तो मॉडल पेपर खरीदिए और अपना पढ़ना शुरू करिए। देखिए, सीधी बात बोल रहा हूँ, डायरेक्ट, ठीक है? चलिए और साथ में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट डेली 3 बजे लगाना है, 3 बजे। आइए, आगे देखिए कह रहा है, वी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन, क्यू इन 30 डेज़ एंड आर इन 60 डेज़। इफ ऑल 3 वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज़ विल द वर्क बी? कुछ नहीं है। कह रहा है भैया पी जो है किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है भाई। क्यू किसी कार्य को भाई 30 दिन में करता है और एक आर है भैया किसी कार्य को 60 दिन में करता है। कह रहा है अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो बताइए कितने दिन में काम होगा? चलिए, इनका एलसीएम लीजिए भैया बताइए। जो टोटल कार्य होगा इनका एलसीएम आएगा बताइए 20 30 और क्या 60 का एलसीएम क्या आएगा आप कहोगे 60। अब एक दिन का बताइए 20 दिन में 60 कार्य एक दिन में कितना हो गया भैया 3 30 दिन में 60 तो एक दिन में कितना हो गया 2 60 दिन में 60 तो 1 हो गया ठीक है। कह रहे अगर ये तीनों एक साथ काम करें यानी P प्लस Q प्लस आर आर अगर एक दिन में बताओ कितना काम कर लेंगे अगर तीनों एक साथ काम करें आप कहोगे भैया देख रहे हो ये भैया 3 कर रहा है 2 करता है 1 करता है तो 3 और 2 5 और 1 6 यानी कि भैया एक दिन में ये तीनों मिलकर 6 कार्य करेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया टोटल कार्य कितने दिन में होगा। अरे भाई टोटल कार्य कितना है 60 है 60 है एक दिन में कितना कर पा रहे हैं तीनों मिलकर 6 तो 6 से डिवाइड कर कितना आ गया 10 दिन कितना आ गया भाई 10 दिन यही कैसे ही उत्तर है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए अ कार ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 4 आवर इंक्लूडिंग अ हॉल्ट ऑफ 30 मिनट। कह रहे गाड़ी 240 किलोमीटर चलती है देखिए ध्यान से समझिए कह रहे गाड़ी मान लीजिए यहाँ से चालू हुई और यहाँ तक गई कह रहा भैया 240 किलोमीटर चली 4 घंटे चली। कितने घंटे चलती है? 4 घंटे। इंक्लूडिंग अ हॉल्ट देखिए यहाँ एक बात लिखिए इंक्लूडिंग अ हॉल्ट ऑफ 30 मिनट। हॉल्ट का मतलब होता है ठहराव। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए 240 किलोमीटर आपके पिताजी ने गाड़ी चलाई तो बीच में ऐसा भी तो होता है ना आप लोग रुकते हैं, चाय-पानी करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, है ना? तो कह रहा है 4 घंटे तो चली लेकिन जिसमें 30 मिनट क्या था भैया हॉल्ट था यानी कि ब्रेक था। ठीक है? तो 4 घंटे के अंदर 30 मिनट का ब्रेक भी है। तो अगर आप ब्रेक को हटाओगे, ये जो 30 मिनट का ब्रेक लिया, अगर मान लीजिए आप 30 मिनट ब्रेक को हटाएँगे तो एग्जैक्टली गाड़ी कितनी चली बताओ? आप कहोगे भैया 3.5 घंटे चली यानी साढ़े 3 घंटे चली। यही मतलब हुआ। अब आगे देखिए क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार कह रहा है गाड़ी की स्पीड बता दीजिए ड्यूरिंग द हॉल्ट टाइम। सॉरी एक्सक्लूडिंग द हॉल्ट टाइम यानी कि जो रुकाव था यानी जो ठहराव था, जब गाड़ी रुकी ही नहीं। देखो उसने लिखा भी है ठहराव को छोड़कर गति क्या है? यानी ठहराव हटा दिया हमने तो कितने घंटे चली? साढ़े 3 घंटे कह रहा है इसकी स्पीड बताओ। आपको पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई 240 किलोमीटर और टाइम क्या है भैया? 3.5 घंटे। ठीक है इसको हटाएंगे तो ऊपर आ गया 10 कितना हो गया भैया 242400 अपॉन में 35 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस करिए बताइए किससे काटेंगे 5 से काटा जाए या सीधा डिवाइड मार बोलिए चलिए सीधा डिवाइड मारते हैं 2400 को किससे डिवाइड करिए 35 से बोलिए 35 के टेबल में कितनी बार कटेगा 35 के टेबल में कट जाएगा भैया लगभग 6 बार में काटी 6 पंजी 30 6 तिया 18 18 और 3 21 यानी 6 बार में 210 आ गया जीरो 4 में से 1 गए 30 तो बस वो ऑप्शन देख लो जिसमें 6 आ रहा हाँ भैया 2 में है 1 ये रहा 1 ये रहा तो ये दो तो हट गए ठीक है फिर भैया 0 आ गया अब बताइए 35 के टेबल में कितनी बार ये 6 बार में कट गया तो ये लगभग 8 बार में देखिए इसको कितना हो गया 8 पंजे 40 8 या 24 24 और 4 28 तो यानी भैया 8 बार में हो गया 280 माइनस करिए कितना हो गया भैया 20 फिर जीरो लगाएंगे डेसिमल यानी आंसर डेसिमल वाला है 68.57 देखिए हिंदी में गलत बोल देता हूँ कभी बार 68 की जगह हो सकता है तुम इसको कुछ और पढ़ते हो ठीक है बताइए क्लियर आइए नेक्स्ट चलते हैं देखिए कह रहे थे अमाउंट व्हेन रुपीस 500 सॉरी 5000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 एट 8% पर एनम कंपाउंड टेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ओहो कह रहा बताइए 5000 को 3 साल के लिए 8% के रेट पर लगाया तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो सॉरी फाइनल अमाउंट कितना आएगा ये पूछा तो भैया आपको पता है कैसे निकालते हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है भैया 5000 कितने साल के लिए लगाया 3 साल तो 3 बार मल्टीप्लाई मारो किसकी होगी भैया नीचे तो 100 लिखा जाएगा नीचे भी 100 लिखा जाएगा नीचे भी 100 ऊपर क्या लिखेंगे भैया रेट क्या है 8% तो 100 को 8% बढ़ाओ 100 प्लस 8 100 प्लस 8 100 प्लस 8 कितना हुआ 108 108 देखो 3 जीरो कट गए केवल क्या बचा भैया अमाउंट आ गया 5 गुना 108 गुना 108 गुना 108 चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं तगड़ी मल्टीप्लाई है भाई 108 गुना 108 करिए देखिए अट्टू अट्टू 64 जीरो 6 8 एकम 8 ये हो गया 0 0 0 ठीक है भाई 1 8 1 0 1 ये हो गया 4 6 8 8 16 हासिल 1 1 1 6 6 4 आ गया फिर दोबारा 108 से मल्टीप्लाई करिए इसको कितना भैया 1 1 6 6 4 को 108 से ठीक है 8 चौक 32 ठीक है भाई 8 चौक 32 6 8 जा 48 और 3 51 51 6 8 जा 48 48 और कितना हो गया 5 48 5 जोड़ो 39 50 51 52 53 कितना हो गया भैया 53 हो गए 53 हो गए ठीक है भैया 8 एकम 8 8 और 5 8 और 5 कितने हो गए बताओ 8 और 2 10 और 3 13 यानी भैया कितना हो गया 13 8 एकम 8 और 1 9 भैया फिर ये जीरो आ जाएगा 1 2 3 4 5 बार ठीक है 1 से करिए 1 4 जा 4 6 6 1 1 जोड़िए 2 1
3 और 4 7, 6 और 3 9, 9 और 6 15 हासिल 1, 1 और 1 2 यानी 1259712 कितना आ गया भैया? 1259 इनकी मल्टीप्लाई करके 1259712 और नीचे क्या है भैया 1000 इसको 1000 को रहने दो क्योंकि डेसिमल में निकालेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई मारो उसके साथ 1 2 5 9 7 1 2 की किससे 5 से करिए। ये हो गया भैया 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6, 5 सत्ते 35 ठीक है भैया। 5 दूनी 45 और 3 48, 5 25 4 29, 12 पंजे 60 और 2 62 कितना आ गया भैया? ये आ गया 6 2 9 8 5 6 0 और नीचे क्या है भाई 1000 है। क्या है 1000 तो 1 जीरो कट गया। अब देखिए नीचे क्या रह गया 2 जीरो, 2 जीरो रह गए तो डेसिमल लगाइए पीछे से 1 2 तो यहाँ लग जाएगा। यानी भैया आंसर आ गया 6298.56 ठीक है। यानी सी क्या है सही उत्तर है। सी क्या है सही उत्तर है। बोलिए क्लियर इतनी बातें? आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस बताइए। कह रहा है जिसके डायगोनल क्या है भैया? ये है 1.6 मीटर 12 सेंटीमीटर। अगर आप देखिए मीटर में है ये सेंटीमीटर, आंसर सारे किसमें है? सेंटीमीटर। यानी मीटर को सेंटीमीटर बदलिए। पहले बताइए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? आप कहेंगे भैया हाफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 ठीक है भाई। हाफ डायगोनल 1 कितना है भैया 1.6 मीटर, डायगोनल 2 कितना है भैया 12 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा भैया 1.6 इंटू 100 हो जाएगा इंटू 12 ठीक है। ये डेसिमल हटेगा भैया नीचे 10 आएगा तो एक जीरो कट जाएगा। केवल क्या बच गया भैया 1.1/2 इंटू 16 इंटू 10 इंटू 12 यही बचेगा बोलो। यही बचेगा इससे काट दो। 2 अट्ठे 16, 12 अट्ठे में कितना हो गया बेटा 96 यानी कि 960 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट ठीक है। बोलिए डन है। चलिए आइए कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया भी था पहले। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए इसका आंसर हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक बता दो। देखो ऊपर देखिए सेम संख्या यहाँ पे देखिए सेम संख्या और ये जो संख्या है ये 0.6 और 0.4 को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हमेशा पता है क्या आएगा? इन दोनों संख्या को जोड़ दो बस। 0.6 प्लस 0.4 कितना आ गया? 1 खत्म का 1 इज द करेक्ट आंसर ठीक है। आइए कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल सीओडी। कह रहा है इस चित्र में एंगल सीओडी की वैल्यू बताइए। एंगल सीओडी क्लियर है बताइए। दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके से है कुछ, इस तरीके से है कुछ, इस तरीके से। ये हमारा सी, ये है ओ, ये है डी, ये है ए, ये है बी ठीक है भाई। ये है 3x, ये भी क्या है 3x, ये है x और ये आपको बताना है सीओडी ये वाला ठीक है। देखिए ये 3x ये 3x अगर आप देखें तो 3x प्लस 3x ये स्ट्रेट लाइन पर अभी ये लीनियर पे एंगल है तो कितना होगा 180 डिग्री। चाहिए हो गया 6x बराबर 180 डिग्री। अगर आप x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे लाल 30 डिग्री। कितना आ गया x 30 डिग्री। x आगे 30 डिग्री। अब देखिए ये आपको निकालना है। ये कैसे निकलेगा बताओ? जब ये मिल जाए, ये मिल जाए क्योंकि इन दोनों का सम क्या हुआ 180। देखिए x मिल गया 30 डिग्री, ये तो भैया 30 डिग्री है। अब आप खुद ही बताइए कितना आ जाएगा? 180 में से 30 माइनस कर दो लीनियर पेयर यार कितना आ जाएगा? 150 डिग्री खत्म कहानी। डी वाला ऐसा ही उत्तर है। बोलिए क्लियर इतनी बातें? आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है दो डाइस को फेंका जाता है, दो डाइस को एक साथ फेंकेगा तो कह रहा है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ इट। देखिए जब दो डाइस फेंक सकते हैं, देखिए जब हुआ क्या जब दो डाइस एक साथ फेंके, मान लीजिए हो सकता है पहले वाले डाइस पर 1 आया, हो सकता है दूसरे वाले डाइस पर 6 आया। ऐसे ही हो सकता है भैया पहले वाले डाइस पर 2 आया, हो सकता है दूसरे वाले पर 4 आया। ऐसे बहुत सारे क्या है आउटकम बनते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ टोटल आउटकम कितने बनते हैं, टोटल आउटकम की बात कहूँ अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो टोटल आउटकम बनते हैं मेरे लाल 36। 36 जब एक बार डाइस को फेंकते हो क्यों? क्योंकि भैया जब एक बार डाइस को फेंकते हो तो कितने आउटकम आते हैं? 6 आते हैं। 1 2 3 4 5 6 यही आते हैं। अगर 2 डाइस को एक साथ फेंकोगे तो कितने आएंगे भैया? 6 गुणा 6 यानी कि भैया टोटल आउटकम 36 आते हैं। अगर कहे 3 बार डाइस फेंके गए तो कितने आउटकम आएंगे? 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी कि 216। ठीक है? तो यानी भैया जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो तो 36 में से निकलेगी। अब कैसे? उसने क्या बोला कि भैया बताओ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ इट। कह रहा है कि भैया दोनों पर जो मिलाकर सम आ जाए ना वो 8 आ जाए। क्या आ जाए? 8। अब खुद सोचिए क्या-क्या वैल्यूज हो सकती हैं 1 से लेकर 6 के बीच में जो दोनों डाइस पर आए कि भैया 8 आ जाए। मैं क्या कह रहा हूँ एक काम कर बेटा, बड़ी ध्यान से देख। अगर पहले पर 2 आ जाए दूसरे पर 6 आ जाए तो 8 आएगा। देखो 2 और 6 8। ऐसे ही भैया इसका उल्टा कर दो 6 और 2। मैंने कहा हाँ भाई। ऐसे ही भैया 3 कर दो 5 कर दो। भैया यहाँ 5 कर दो यहाँ 3 कर दो। यहाँ भैया 4 कर दो यहाँ 4 कर दो। अब देखो इस 4 को आप दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि सेम ही चीज़ हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं बताओ? और क्या कर सकते हैं? तुम कहोगे भैया 5 3 4 के आगे फिर बढ़ाओगे 5 3 तो वो तो सेम आ जाएगी। बस यही आउटकम है जिनको जोड़ने पर 8 आ रहा है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 यानी कि भैया 5/36 क्या हो जाएगा? आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यानी ए वाला क्या सही होता है। बोलिए क्लियर इतनी बातें? आइए कह रहा है एडिटिव इनवर्स बताइए 5/7 का। आपको पता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कहने का मतलब क्या है? बड़े ध्यान समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ जरा बताइए 2 में क्या जोड़े? 2 में क्या जोड़े बताइए? 2 में क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए? बताइए। सोचिए 2 में क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए? बताइए क्या जोड़ा जाए? खुद सोचिए। आप कहेंगे भैया -2 जोड़ हाँ, 2 -2 जोड़ो 0 यानी आपने क्या देखा भैया? आपने क्या देखा भैया 2 का
2 का जो एडिटिव इन्वर्स है ना, 2 का जो एडिटिव इन्वर्स है, 2 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या आ गया भैया -2। बस फ़र्क ही क्या हुआ, ये 2 यहाँ पर प्लस का था तो इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस का आ गया। तो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए बस साइन बदल देते हैं, क्या बदलते हैं? साइन। अगर मैं कहूँ -2 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ -2 का एडिटिव इन्वर्स बताओ तो आप क्या कहेंगे? प्लस का 2। अगर मैं कहूँ 6 का एडिटिव इन्वर्स तो आप कहेंगे -6। मैं अगर कहूँ क्या नाम है 3/4 का एडिटिव इन्वर्स आप कहेंगे -3/4। ऐसे ही सेम क्या है 5/7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस का 5/7। खत्म कहानी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है? बोलिए क्लियर है इतनी बात? बोलिए, चलें आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट? कह रहा है इनमें से सबसे छोटा कौन-सा है? सबसे छोटा पूछा है। आप देख पा रहे हैं सबके डिनोमिनेटर अलग है 6, 9, 5, 7। तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन कंपेयर कैसे होते हैं? अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो हम न्यूमरेटर देख लेंगे ना मेरे भाई। बताओ, यही कर सकते हैं ना? तो भैया डिनोमिनेटर क्या है? 6, 9, 5, 7। 6, 9, 5, 7 इनका एलसीएम ले लो। भाई इनका एलसीएम लो। चलो कितना आएगा भैया? 2 से काटो 2 तिया 6 ये हो गया 9, 5, 7 फिर 3 से काटो भैया। 3 एकम 3, 3 तिया 9 ये हो गया 5, 7 फिर भैया दोबारा 3 से काटो 1, 5, 7 फिर भैया 5 से काटो ये हो गया भैया 1, 1 तो ये हो गया 7 फिर 7 से काटो कितना हो गया 1, 1, 1 तो एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 2 तिया 6, 6 तिया 18 ठीक है 18 गुणा 7 पंजे 35 यानी 35 गुणा 18 कर लो 35 गुणा 18 कर लो कितना हो गया 8 पंजे 40 8 तिया 24 4 28 1 5 5 1 3 3 ये हो गया 0 8 और 5 से रहा से ले 3 और 2 5 रख 630 आ गया कितना आ गया भाई एलसीएम 630 अब आपको कुछ नहीं करना हर एक संख्या में 630 की मल्टीप्लाई यानी कि भैया 7/6 गुणा 630 ठीक है फिर अगली क्या है भैया 7/9 गुणा 630 ठीक है भैया फिर अगली क्या है भैया 4/5 गुणा 630 फिर अगला क्या है 5/7 गुणा 630 ठीक है चलिए अब इसको सॉल्व करिए देखिए ये हो गया 7 9 63 ये हो गया 9 5 45 यानी इसको सॉल्व करके आगे भैया 450 कितना आ गया 450 अब इसको करके देखिए 5 से काटिए इसको कितना है भैया 630 ये हो गया भैया 5 एकम 5 6 में 5 जगह 1 13 13 हो गया भैया 5 दूनी 10 और कितना हो गया एक मिनट रुको 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 कितना 630 है ना 5 से डिवाइड करोगे तो हो गया 5 एकम 5 6 में 5 जगह 1 13 5 दूनी 10 फिर ये हो गया भैया 3 5 30 126 आ गया कितना आ गया 126 गुणा 4 करिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो 4 6 जा 24 12 चौक 48 और 2 50 ये आ गया 504 अब इसको काटिए 9 7 जा 63 7 7 जा 49 ये हो गया 490 इसको काटिए भैया ये हो गया 6 कम 6 6 पंजे 30 यानी 105 गुणा 7 करिए ये हो गया 7 पंजे 35 0 3 7 एकम 7 ये आ गया 735 अब आप खुद ही बताइए उसने क्या पूछा सबसे छोटी या सबसे बड़ी बताइए क्या पूछी उसने पूछा भैया सबसे छोटी तो वो वैल्यू चेक करिए सबसे छोटी आई ये 735 ये 490 504 और ये क्या 450 यही सबसे छोटी आई यानी कि 5/7 जो होगा ये क्या होगा सबसे छोटा होगा बोलिए क्लियर तो नहीं बातें बोलिए भाई चले आइए कह रहे हैं पाई चार्ट देखिए देख पा रहे हैं क्लियर है ठीक है इसमें दिखा रखा है कि बच्चे जो गेम खेलते हैं फुटबॉल खेलने वाले हॉकी खेलने वाले बैडमिंटन खेलने वाले इस तरीके से दिखाया गया है ठीक है अब पढ़िए क्या कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन एंड हॉकी इज 343 कह रहा है भैया जो डिफरेंस है बैडमिंटन खेलने वाले और हॉकी खेलने वालों का वो कितना है 343 स्टूडेंट है कितने भैया 343 स्टूडेंट तो कह रहा है बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हैं? अगर आप देखें बैडमिंटन वाले कितने हैं भाई 12% हॉकी वाले कितने 5% इनका डिफरेंस बताइए यानी 12% माइनस 5% कितना आ गया भाई 7% यानी भैया 7% की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 343 स्टूडेंट अगर आप 1% की निकालोगे मेरे लाल तो कितनी आ जाएगी आपको होगी 49 स्टूडेंट आ जाएगी 7 से डिवाइड करिए इसको कितना आ जाएगा 49 अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला बताइए टोटल कितने स्टूडेंट है अबे भाई ये पाई चार्ट है ये परसेंटेज में हमेशा कितना होता है आप कहोगे 100% यानी आपको टोटल जो है 100% की वैल्यू निकालनी है, तभी तो टोटल निकलेगा यानी 1% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा आप कहोगे 49 इंटू 100 यानी कि भैया 3900 बालक है कितने बालक है 39 सी इज द करेक्ट आंसर बोले क्लियर इतनी बातें आइए नेक्स्ट चलें क्रैश कोर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ठीक है इनको जरूर करिएगा आगे आइए देखिए क्या कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज इन द फर्स्ट ईयर बाय 10% कह रहा है शहर की जनसंख्या पहले साल में 10% बढ़ती है डिक्रीज होती है दूसरे साल में 20% इंक्रीज होती है तीसरे साल में फिर से 30% कह रहा है टोटल पॉपुलेशन जो है 3 साल बाद कितनी है भैया 11440 तो कह रहा है इनिशियल पॉपुलेशन देखिए उल्टा केस है आपकी बार उल्टा केस है आपकी बार फाइनल दे रखी है और शुरुआत की निकालनी है तो क्या करते देखिए कितनी है भैया 114,400 देखिए अब हमेशा जब आपको पता है अगर आपकी इस साल की दे दे मान लो आज की दे दे और कहे एक साल बाद बताओ तो आप क्या करते हो नीचे 100 लिखते थे मान लो अभी पॉपुलेशन 20,000 है तो मान लो 10% से बढ़ी तो क्या करते थे 20,000 ऐसे लिखते थे ना अगली साल की निकालने के लिए 20,000 इंटू 100 ऊपर क्या मान लो 10% से बढ़ी तो 110 लिखते थे तो आ जाती थी फाइनल अब क्या उल्टा है अब क्या है उल्टा है आपको भैया क्या नाम है एक साल बाद की दे रखी है और पहले की निकालनी है इस तरीके से तो अब इसको उल्टा लिखना पड़ेगा देखिए पहले कितनी भैया इंक्रीज होती है 10% से तो भैया ऊपर आ गया 100 नीचे आ गया 110
ठीक है? फिर क्या भैया डिक्रीज़ हुई सेकंड ईयर में 20% से, तब हो गया ऊपर 100 नीचे हो गया 120। अच्छा डिक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ तो ये हो गया 80। ठीक है? फिर क्या हुई भैया इंक्रीज़ हुई थर्ड ईयर में 30%, तो ऊपर हो गया 100 नीचे हो गया 130। बस इसको सॉल्व कर दोगे तो आपकी 3 साल पहले की पॉपुलेशन आ जाएगी। देखो 1, 2, 1, 2 कट गए भाई। 11 से इसको काटो देखो 11 1 11, 11 4 जा 104 हो गया ये। ठीक है? अभी कितनी बार में कटेगा भैया? 8 से काट दो इसको। 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2, 8 तिया 24 ये हो गया भैया। 13 से इसको काटोगे तो भैया 13 दाम 30 और 1 जीरो कट गया। तो भैया क्या आ गई भैया 1 लाख आ गई। कितनी आ गई भैया? ये तो 1 लाख आ गई भई। 1 लाख आ गई सॉल्व करके। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि सब कट गए, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है? चलें आगे चलें। कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो। इसकी वैल्यू बताओ। देखो रूट 300 है। इसको क्या लिख सकते हो? 3 गुना 100 यानी कि भैया 10 रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है भैया रूट 75 है इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 3 यानी 25 का मतलब भैया 5 बाहर आ गया 3 रूट 48 है कितना है भाई रूट 48 इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ आप कहोगे भैया रूट 16 गुणा 3 लिख दो 16 बाहर निकाल दोगे यानी 4 रूट 3 यानी आपने इसको सॉल्व करके लिख दिया 10 रूट 3 इस वाले को लिख दिया भैया 5 रूट 3 इस वाले को लिख दिया भैया 4 रूट 3 अब देखिए आप देख पा रहे हैं सब में रूट 3 है एक काम करिए रूट 3 कॉमन निकाल लीजिए अंदर हो गया 10 माइनस 5 प्लस 4 ठीक है भैया रूट 3 कॉमन निकला 10 में से 5 गए 5 5 प्लस 4 9 यानी आंसर क्या आ गया मेरे लाल 9 रूट 3 कितना आ गया भैया 9 रूट 3 यानी डी का है सही उत्तर है ठीक है आइए 58 पर कह रहे ट्रेन है 150 मीटर लंबी है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी है वो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 20 सेकंड में तो कह रहा स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए देखिए कुछ भी नहीं करना दोनों की लंबाई जोड़िए कितनी भैया 150 मीटर ये और प्लस 250 मीटर ये तो हो गया डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताइए स्पीड इनटू टाइम तो हो गई स्पीड इनटू कितने टाइम में क्रॉस हो रही है भाई 20 सेकंड ये कितना हो गया भैया 250 और 50 कितना हो गया 300 और 100 400 यानी 400 मीटर अपॉन में 20 सेकंड क्या आ जाएगी आपकी स्पीड आ जाएगी इसको अगर आप देखिए कट गया भैया ये हो गया 20 यानी जो भैया स्पीड आ गई वो आ गई 20 मीटर पर सेकंड क्या आ गई स्पीड आ गई लेकिन इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो तो क्या करोगे 20 गुणा 18/5 क्योंकि ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर में है ठीक है 5 चौक 20 18 गुणा 4 यानी कि भैया 72 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है सही उत्तर हो बोलिए क्लियर इतनी बातें बताइए भाई चलें आगे चलें आइए नेक्स्ट पर आते हैं कि बताइए इसका क्या आंसर होगा कह रहा है 120% ऑफ 200 प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 15 ये इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा भैया 120% ऑफ 200 प्लस ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये क्या होता है भैया एक बार ए माइनस बी 16 माइनस 12 कितना हो गया भाई 4 और एक बार भैया 16 प्लस 12 कितना हो गया भैया एक और एक 2 6 और 2 8 अपॉन में 2 माइनस 15 ठीक है भाई ये कट गया ये कट गया ये कट गया 12 दूनी 24 ये हो गया 240 प्लस इसको काटिए भैया किससे 2 से 2 दूनी 4 और 28 गुणा 2 करिए 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 एक 56 माइनस 15 ये हो गया भैया 240 और 56 माइनस 15 करिए 6 में से 5 गया 1 5 में से 1 गया 4 इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया 1 1 4 और 4 8 यानी 281 बी क्या है सही उत्तर हो बी क्या है सही उत्तर हो ठीक है बोलिए क्लियर इतनी बातें आइए आगे बढ़ते हैं कह रहा है एक आदमी जो है परचेज करता है एक वॉच को 1950 की एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट उसको प्रॉफिट पर बेचता है इस तरीके से कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस के कह रहा है सेलिंग प्राइस अबे भाई वो ये कह रहा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है किसके इक्वल है भैया कॉस्ट प्राइस के एक बात बताइए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आप कहेंगे एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 बराबर सीपी मैंने कहा हाँ भाई अब देखो वो क्या कह रहा है भैया खरीदता है इतने की 1950 की तो यानी आपको सीपी दे रखे है एसपी पूछ रहे हैं सीपी जहां जहां दे रखे वैल्यू रख दीजिए एसपी को मान लीजिए एक्स सीपी कितनी है भैया यहाँ पर 1950 अपॉन में 1950 इंटू में 100 बराबर 1950 देखिए बोलिए क्लियर इतनी बात है देखिए भैया जीरो से जीरो कट गया एक जीरो भैया ये कट गया केवल क्या बचा एक्स माइनस 1950 अपॉन में 1995 बराबर 195 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा x माइनस 1950 इक्वल्स टू 195 गुणा 195 देखिए एक तरीके से इसका स्क्वायर है यानी कि अगर आपको 195 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 19 की अगली संख्या क्या आती है 20 20 गुणा 19 करिए 19 दूनी 38 यानी 38025 कितना आ गया भैया x माइनस 1950 इक्वल्स टू 38025 ठीक है अगर आपको x निकालनी है तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चे प्लस 38025 प्लस 1950 ठीक है इसको जोड़िए 3 8 0 2 5 और कितना है भाई 1950 ये हो गया 5 5 और 2 7 9 8 1 9 यानी 39970 कितना आ गया भैया 39975 ये 5 सॉरी 39975 यानी बी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा बोलिए कोई दिक्कत परेशानी इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है ये जो गैस पेपर चल रहा है आप इसको हमारी एप्लीकेशन पर अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको स्कैन कर लीजिएगा ठीक है चलिए कह रहा भैया अगर x प्लस 1/x 2 है तो कह रहा है इनकी वैल्यू निकालिए बताइए क्या है ये सोचिए बड़े लॉजिकल सा क्वेश्चन है एक बात बताइए ऐसी क्या वैल्यू लूं यहाँ पर कि भैया x की क्या सेम वैल्यू लूं देखो हमेशा सेम जाएगी ऐसा नहीं कि आप यहाँ कुछ और माने हैं कुछ माने क्योंकि x है बताइए क्या वैल्यू रखूं दोनों जगह कि भैया 2 आ जाए
2 आ जाए। आप कहेंगी भैया x को 1 ले लो। मैंने कहा हाँ भाई, अगर आप यहाँ पे 1 रखें प्लस 1/1 रखें तो बताओ कितना आएगा? 1 और 1 2 आ गया। मैंने कहा ठीक है, यानी x की वैल्यू 1 सैटिस्फाइड है। अब यहाँ x की वैल्यू 1 रखो, ये हो गया 1 की पावर 12, ये हो गई 1 की पावर 9, ये हो गई 1 की पावर 6, ये हो गई 1 की पावर 3 और ये हो गया 1। अब बताइए 1 की पावर 12 1, 1 की पावर 9 1, 1 की पावर 6 1, 1 की पावर 1, 1 कितने हो गए? 1 2 3 4 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 कितना आ गया भैया? 5 जोड़कर आ गया। बोलिए क्लियर इतनी बातें? ठीक है, आइए अगला क्या कह रहा है? 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, कह रहा है 2 नंबर जो है रेशियो में है 3:5 में। ठीक है भैया, कह रहा है 3 सब्ट्रैक्ट होता है पहले से, 3 जुड़ता है दूसरे वाले में, तो कह रहा है रेशियो 1:2 हो जाता है। कह रहा है सम ऑफ द नंबर बताओ दोनों नंबर का सम। नंबर मान लीजिए भैया एक 3x है और एक 5x, यानी पहले नंबर में जो है 3 माइनस होता है और जब भैया दूसरा नंबर है उसमें 3 जब जुड़ता है तो जो रेशियो है 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालेंगे सम ऑफ द नंबर, यानी इन दोनों का सम बताना है आपको। 3x प्लस 5x बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 तिया 6x, 2 तिया 6, ये 5x प्लस 3 ही हो गया भाई। ठीक है, 5x माइनस होगा तो ये हो गया x, 3 प्लस 6 9, यानी x की वैल्यू 9 आ गई। x की वैल्यू 9, आपको क्या बताना भैया? इनका सम, यानी कि 3x प्लस 5x। अगर आप इसको जोड़ें तो कितना हो गया मेरे लाल? 8x, यानी कि 8 गुणा 9, x की वैल्यू तो कितना आ गया? 72। कितना आ गया? 72 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चले। कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। कह रहा है कार्ड को जो है निकाला जाता है, एक पत्ते को जो है 52 पत्ते में से निकाला जाता है। कह रहा है बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की। तो बताइए कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी फेस कार्ड आने की। अब एक बात बताइए, 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं तो फेस कार्ड कितने होते हैं? आप कहेंगे भैया 4 का सेट होता है ना, 4 का सेट होता है नहीं होता है? जब 52 को बांटते हैं 26 में बांटते हैं, फिर 26 को 2 पार्ट में बांटते हैं, 13 13 13 13, तो कितने हो गए भैया? 13 13 के सेट। और भैया एक सेट में जो है भैया 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 4 में कितने हो गए भैया? 3 चौक 12, यानी कि भैया प्रोबेबिलिटी जो आएगी 52 में से 12 फेस कार्ड होते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। 4 से काटिए भैया, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी 3/13 आ गई। कितनी आ गई भाई? 3/13 क्या है? सही उत्तर है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। आइए, गिवन बार ग्राफ शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100 इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ये ग्राफ देख पा रहे हैं, कह रहा है मार्क्स दिखा रहा है भैया 100 में से अलग अलग सब्जेक्ट के। तो कह रहा है बताइए व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स। कह रहा है आपको रेशियो बताना है किस किस के बीच में? मैथ्स के मार्क्स के बीच में। आगे क्या कह रहा है? टू द मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर। ओ हो, कह रहा है इंग्लिश और हिंदी का जोड़कर, इंग्लिश और हिंदी का जोड़कर और मैथ्स का अकेला, इनका रेशियो बताना है। एक बात बताइए मैथ्स में कितने नंबर है भाई? 82, 82। इंग्लिश और हिंदी में कितने? इंग्लिश कितने भैया? 64, 64 है भैया इंग्लिश में। हिंदी में कितने भैया? 75। बस खत्म कहानी। 82 रेशियो कितना हो गया भाई? 5 और 4 9, 6 और 7 13, यानी 82 रेशियो 1:9, 82 रेशियो 1:9, यानी सी क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, आइए कह रहा मीन प्रोपोर्शन निकालिए 12 48 का। कुछ भी नहीं है, 12 48 का मीन। अगर आपके पास दो संख्या ए और बी और कहे इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो वो क्या आता है बच्चे? इन दोनों की ही मल्टीप्लाई। सेम दो संख्या है, कह रहा है इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी रूट में 12 गुना 48। आप इसको एक काम करिए, तोड़िए, ऐसी संख्या बनाइए जिससे आप कॉमन निकाल सके, क्योंकि अंडर रूट है। 48 को तोड़ा 12 गुना 4। अब देखिए 12 12 का सेम पेयर, तो क्या भैया यहाँ से 12 12 आ गया, और 4 रूट में है तो क्या आएगा? 2, यानी 12 गुना 2 यानी कि 24, यानी कि ए क्या है? सही उत्तर है। ठीक है मेरे लाल, मेरे रसगुल्लो, मैथ होती है यहाँ पर पूरी कंप्लीट, और अब बारी है आप लोगों की लैंग्वेज की। तो अब आप लोगों की लैंग्वेज की टीचर्स आने वाली है। 1 2 3। हेलो स्टूडेंट्स भाई, अभी देखो आपने मैथ्स की बहुत अच्छे से, अब आप मेरे साथ यानी अपनी रक्षिता मैम के साथ करेंगे लैंग्वेज का पोर्शन सॉल्व बहुत अच्छे से। देखिए आपका जैसा पेपर आता है वैसा ही हूबहू ये आपका पेपर है। सो अगर आपने ये पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए, ठीक है, अगर आपने ये सारे गेस पेपर्स, अपने मॉडल पेपर्स, जितने भी AIMT से बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए ना, तो फुल गारंटी है कि देखिए आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा पेपर। पेपर में आपका एक गद्यांश आता है जिसमें से 5 क्वेश्चन गद्यांश से होते हैं और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो ग्रामर से होते हैं। ये हम सभी को क्लियर है, डेली हम सॉल्व करते हैं, हमें पता है ये बात है ना। सो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलो अब जल्दी से देखते हैं हमारा जो गद्यांश है वो सूचना का अधिकार के ऊपर है, ठीक है। सूचना के अधिकार के ऊपर एक बार पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सूचना का अधिकार नागरिकों को शासन की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा सा अंडरलाइन कर ले, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं।
तो अगर आप अंडरलाइन कर लोगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को सरकारी विभागों, कार्यालयों और संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इसके माध्यम से आम नागरिकों को ये जान सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसे और कैसे दिया जा रहा है। क्लियर यहाँ तक? इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। हालांकि सूचना का अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता से जुड़ी जानकारी इसके दायरे में नहीं आती। कुल मिलाकर सूचना का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत बनाने एक प्रभावी कानून है। ठीक है, सूचना का अधिकार की आप कोई भी सूचना, अगर आपको लगता है कि ये स्कीम ऐसी क्यों है, ये स्कीम वैसी क्यों है, ये योजनाओं के बारे में कुछ जाना है, तो आप अपना बिल्कुल वहां पे ये अधिकार है कि आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बात होनी है, बात क्या है क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सूचना का अधिकार किस उद्देश्य से बनाया गया? ऑप्शन है शासन को कमजोर करने के लिए, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए, केवल अधिकारियों के लिए, या न्यायालय के लिए। देखिए, जैसा कि हमने भी पढ़ा कि ये पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए है ना, ताकि के सरकार क्या काम कर रही है वो उसकी सारी जानकारी हमें अच्छे से मिल पाए। तो ऑप्शन बी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर है पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, क्लियर? यहाँ भी दिखा दिया मैंने आपको। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? भाई इधर ही लिखा हुआ है, कब लागू हुआ था? सन 2005 में ये लागू हुआ था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार किस पर नियंत्रण लगाने में सहायक है? शिक्षा पर, भ्रष्टाचार पर, व्यापार पर, या फिर जनसंख्या पर? ठीक है, किस पर लगाते हैं? देखिए, जब हमें हर चीज की सूचना मिलती रहेगी, हमें पता चलता रहेगा कि गवर्नमेंट में ये हो रहा है, ये वाली चीजें नहीं आ रही हैं, या पुरानी में ये चीजें हुई, तो इससे शिक्षा पर असर पड़ेगा। भ्रष्टाचार, व्यापार या जनसंख्या, किस पर? चलो इसका आंसर हमें पैराग्राफ से देना है तो वही ढूंढते हैं। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने में सहायक सिद्ध हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर? भ्रष्टाचार, यानी के ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सूचना का अधिकार किसे जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है? अब इसका आंसर भी आपको मिलेगा कहाँ? पैराग्राफ में। केवल अधिकारियों को, केवल पत्रकारों को, प्रत्येक नागरिक को, या केवल न्यायालय को? किसके लिए कानून बनाया गया है? किसके लिए है? इसके माध्यम से आम नागरिक यह जान सकते हैं कि सरकार योजनाओं का लाभ किसे और कैसे दिया जा रहा है। सरकारी सॉरी, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? नागरिक। तो ये जो अधिकार है हमको, आपको, इस लोकतांत्रिक देश के हर एक नागरिक को मिला हुआ है। सो ऑप्शन सी प्रत्येक नागरिक को यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, है ना, जल्दी जल्दी अपना हिंदी का पोर्शन खत्म करते हैं, क्योंकि फिर हमें इंग्लिश का पोर्शन भी करना है। देखें, गद्यांश के अनुसार सूचना का अधिकार किस जानकारी पर लागू नहीं होता है? मतलब और ऐसी क्या जानकारी जो आपको इस अधिकार में नहीं मिलेगी? अब ऐसा भी नहीं है सब कुछ ही आपको मिल जाए, है ना, ऐसा नहीं है। आइए पढ़ते हैं। सरकारी योजनाएं, प्रशासनिक निर्णय, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता, सरकारी खर्च। यहाँ पर मैंने कहीं पढ़ा था, देखो, जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो कुछ वर्ड्स या वो कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो रह जाती है। ठीक है, मेरे दिमाग में रह गई, इसीलिए मैंने जल्दी से खोज लिया। कहाँ पर? इधर राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता से जुड़ी जानकारी इसके दायरे में नहीं आती है। सो आंसर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो इस तरीके से अगर आप पैराग्राफ सॉल्व करोगे तो आप देखो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और बहुत आसानी से बिल्कुल सारे सही आंसर्स आप लगाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब व्याकरण की बात है। ठीक है, अब हम करेंगे ये व्याकरण का पोर्शन है आपका 6 से 15 क्वेश्चन व्याकरण के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? अधिकार शब्द का पर्यायवाची क्या है, यानी समान अर्थ आपको बताना है। यही होता है पर्यायवाची का मतलब। कर्तव्य, हक, नियम या दायित्व। अधिकार, मेरा इस पे अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये आपने कई बार सुना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? हक। ये मेरा हक है और ये मैं लेके रहूंगा। सुनिए ऐसी बातें, तो बस वो यही है। चलो क्वेश्चन 7, पारदर्शिता शब्द में प्रत्यय कौन सा है?
ठीक है, देखो पर्यायवाची हो गया, आपका उपसर्ग प्रत्यय हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। मैं बार बार आपको ये चीज बोलती हूँ, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब देखिए पारदर्शिता में अगर आपको प्रत्यय पता लगाना है, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं समझा जाती हूँ। पारदर्शिता में अगर आपको प्रत्यय या किसी भी शब्द में प्रत्यय पता लगा है, तो आप मूल शब्द को हटा दो। मूल शब्द देखो क्या होगा इसमें, पारदर्शिता, ये आपका शब्द है। पारदर्शी एक शब्द है, ठीक है, पारदर्शी एक शब्द है, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। बचा के यहाँ पे पीछे सिर्फ था, और प्रत्यय क्या होता है, जो मूल शब्द के पीछे लगता हो, मूल शब्द के पीछे लगता हो, है ना, यही होता है आपका प्रत्यय। सो ऑप्शन बी यानी ता यहाँ पर बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। देखिए इतना ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाबदेही शब्द का विलोम क्या है? विलोम यानी विपरीत, या इसे हम उल्टा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल उल्टा ही, ठीक है। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी या उत्तर। देखो जवाबदेही मतलब किसी को जवाब देना, जिम्मेदारी बनती है उसकी, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं मेरे पेरेंट्स को जवाब दूं, है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो मुझे जवाब दे। ये एक जिम्मेदारी वाली बात होती है जवाबदेही देना, कि कोई भी सवाल पूछा गया है तो ये जिम्मेदारी बन रही है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर फिर इस हिसाब से क्या होना चाहिए, उत्तरदायित्व नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यही है। सी, गैर जिम्मेदारी, अगर आप जवाबदेही नहीं है तो वो गैर जिम्मेदारी हरकत होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, वाक्य में काल है, काल, काल का काल हो गया, काल का मतलब होता है समय, है ना। ये मैं आपको एक छोटा छोटा मतलब यहाँ से आपकी रिवीजन भी होती रहेगी थोड़ी थोड़ी, उस पर्पज से मैं आपको ये करवा रही हूँ। जानकारी प्राप्त कर सकता है, कर सकता था, करेगा नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, कर सकता है। और जहां पर ये है वाली भावना है, तो किसकी बात होगी, वर्तमान काल की, ठीक है, यानी प्रेजेंट में वो बात अभी हो रही है, ठीक है, बीती नहीं है ना होगी। आओ भाई नेक्स्ट देखते हैं 10वां। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे और लोकोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा आने का निश्चित है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मुहावरा क्या है, भीगी बिल्ली बनना, सहम जाना, बातें बनाना, वश में कर लेना, या पशु प्रेमी होना। पशु प्रेमी से यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुहावरे कभी सीधा अर्थ आपको बताएंगे ही नहीं, वो हमेशा उल्टी गोल गोल बातें करके ही आपको बातें कहेंगे, ठीक है, सीधा कुछ नहीं कहते। तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, सहम जाना। भीगी बिल्ली बनना है तो भीगी बिल्ली बना हुआ है, यानी सहम गया, बेचारा डर गया है, ठीक है। चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं। जिम्मेदारी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अगेन प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया है। नी, दारी, जिम या कोई प्रत्यय नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मूल शब्द हटा लो, आपको प्रत्यय समझ में आ जाएगा कौन सा है, ठीक है। जिम्मेदारी में जिम्मा यहाँ पर शब्द है, ठीक है, बचता क्या है पीछे, दारी, तो ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। जिम्मा और दारी मिलके जिम्मेदारी बनता है। अ और अ मिलके ये आपका थोड़ा संधि वाला यहाँ पे नियम लागू होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 12 पर। लोकतंत्र शब्द का सही अर्थ क्या है? लोकतंत्र का सही मीनिंग क्या है? देखिए ऐसे मीनिंग पूछने वाले भी क्वेश्चन एक आध आ जाते हैं, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। राजा का शासन, जनता का शासन, अधिकारियों का शासन या न्यायालय का शासन, ए बी सी या डी, क्या होना चाहिए, क्या है लोकतंत्र, हम इतना सुनते हैं, ठीक है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इतना हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और अब हाल फिलहाल में गणतंत्र दिवस आने वाला है, जिसका लोकतंत्र से सीधा सीधा संबंध है, ठीक है, गणतंत्र दिवस का लोकतंत्र से बहुत बढ़िया संबंध है भाई, अगर आपको पता है तो। लोकतंत्र में आपको ऐसे समझाती हूँ, लोक और तंत्र, ये इसका संधि विच्छेद है, ठीक है, 2 शब्दों से मिलके बना है। लोक का मतलब है यहाँ पर लोग, लोग यानी जनता, और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो क्या बना ये, लोगों का या जनता का शासन, मतलब हम राजा हैं यहाँ पर,
बट ऐसा फील होता है नहीं, आई डोंट नो, बट हम राजा हैं क्योंकि हम वोट देते हैं, हम अपना नेता खुद चुनते हैं कि तुम हमारे लिए काम करोगे, सो इसीलिए इसको लोकतंत्र बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समाज से है। पशु पक्षी में कौन सा समास है? वेरी इजी भाई, इतना आसान सवाल, ऐसा अगर आसान सवाल पेपर में आ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी गाइस। ठीक है, देखो पशु पक्षी है, पशु पक्षी। अब मैंने क्या समझाया हुआ आपको, अगर यहाँ पर हाइफन, ये आपको ये वाला चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर और जहां पे भी और का लोप हो या और छुपा हुआ हो, वहां पर हमेशा आपका द्वंद्व समास होगा। इतना आसान है द्वंद्व समास को पहचानना। चलो गाइस, लास्ट के आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी का क्वेश्चन जरूर आएगा। पीवाईक्यूज में देखा गया है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं किसी ना किसी तरीके से वर्तनी के, तो बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि या वाल्मीकि, ठीक है, सब बोलने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन आप सबकी स्पेलिंग देखो अलग है। वही आपका सवाल है, वर्तनी यानी स्पेलिंग होता है, राइट वाली कौन सी है वो हमें पहचानना है। देखो वाल वाल्मीकि, ए वाला बिल्कुल ठीक है, माँ पे बड़ी की मात्रा, क पे छोटी की, रा आधा आएगा, वा के बाद आगा डंडा आएगा, वाल्मीकि बिल्कुल सही ये लिखा हुआ है। प्रभावी शब्द का विलोम क्या है? प्रभावी शब्द का विलोम, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी का प्रभाव होना प्रभावी, उसका उल्टा क्या होगा? सशक्त, सशक्त, उपयोगी, निष्प्रभावी या सक्षम। ना तो वो सशक्त होगा क्योंकि प्रभावी का ही मतलब होता है, उपयोगी बिल्कुल भी नहीं होगा, सक्षम भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, निष्प्रभावी। चलो भाई, अब यहाँ पर तो हमने कर लिया अपना हिंदी का काम एकदम खत्म। हिंदी का पेपर 15 क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व हो गए है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं अंग्रेजी की तरफ। ठीक है गाइस, आपका देखो AIMT है, 3 बजे डेली ये होता है, 1 जन से शुरू हो चुके हैं AIMT, 31 जनवरी तक ये डेली होंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई रोक ना लगे और एकदम मजेदार वाली आपकी प्रैक्टिस हो। सो AIMT अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों को। ये डेली 3 बजे हमारे वेदा ऐप पर ही होते हैं। ठीक है, सो AIMT देना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो भाई आ जाओ अंग्रेजी के सेक्शन पे, अब हम अंग्रेजी में किटर पिटर करके दिखाएंगे आपको। हाँ, डायरेक्शन क्या बोल रहा है, 16 से 18 यानी 3 क्वेश्चन, 16, 17, 18 3 क्वेश्चन पैसेज से जुड़े हुए, पैसेज के क्वेश्चन है। आओ पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार एंड देन फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे। माउंट किलिमंजारो लोकेटेड इन तंजानिया इन अफ्रीका's हाईएस्ट पीक, स्टैंडिंग एट 5898 meters above sea level. Unlike many tall mountains, Kilimanjaro is a dormant volcano with 3 volcanic cones. Thousands of climbers attempt to reach its summit annually, making it one of the most accessible high altitude mountains in the world. The mountain features 5 distinct climate zones, from tropical rainforest and its bases to Arctic conditions at the peak. However, scientists are concerned about the rapid melting of Kilimanjaro's glacier due to climate change, with predictions suggest they may disappear entirely within decades। मतलब प्रकृति का तो ऐसा ही हम लोगों ने बुरा हाल कर दिया है। सो गाइस, आइए चलिए क्वेश्चन ही देख लेते सीधा। What is the height of Mount Kilimanjaro? हाइट आपको फर्स्ट लाइन में मेंशन्ड है, फर्स्ट लाइन में, ठीक है, 5895 मीटर्स अबव सी लेवल, यानी समुद्री स्तर से इतना ऊंचा वो है। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा इसीलिए यहाँ पर 5895, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो 17 क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। हाउ मेनी वोल्केनिक कोन्स डज किलिमंजारो हैव? 1 2 3 4। यहाँ पर उत्तर इसका है, क्योंकि मैंने पैराग्राफ पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा, इसीलिए मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो शब्द, वो बातें, वो इंफॉर्मेशन रह गई, इसलिए मुझे पता है और मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि किलिमंजारो इज अ डोरमेट वोल्केनो विथ 3 वोल्केनिक कोन्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी क्लाइमेट जोन डज द माउंटेन फीचर? 3, 4, 5, 6। कितने क्लाइमेट जोन जो है माउंटेन फीचर करता है? इसका आंसर भी आपको देखो यही मिलेगा। अगर आपने बढ़िया से पैसेज पढ़ा है तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी, कोई परेशानी ही नहीं होगी। ठीक है, चलो ढूंढो जल्दी से, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे है कंसर्न क्लाइमेट चेंज। मुझे तो दिख गया, आप लोगों को दिख रहा है क्या? क्या आप लोगों को दिख रहा है? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि मैम हमें आपसे पहले दिखा। ठीक है, सब बच्चे बताएंगे। चलो गाइस, द माउंटेन फीचर्स 5 डिस्टिंक्ट क्लाइमेट जोन। कितने? 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इजी पीजी यार। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। चलो भाई, अब हम आ गए हैं सीधा अपना ग्रामर के सेक्शन पे, जल्दी से देखते हैं। डायरेक्ट, she said to me why are you late today? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? she asked me why I was late that day, why was I late that day, why I am late today, और why am I late today। क्या होना चाहिए? उसने कहा why are you late today, why I was late that day। इनडायरेक्ट में आपको बताना है क्या होना चाहिए। why I was late that day is the right answer। yes of course, why I was late that day, मैं क्यों लेट हुआ था उस दिन? क्यों आप लेट करते हो? समय पे रहिए, पंचुअल रहिए, यही आपकी कहानी है। ठीक है। एक्टिव, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम। अब इसका पैसिव क्या होगा? अ गवर्नमेंट स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, sorry, a new scheme is launched by the government, a new scheme was launched by government, a new scheme has been launched by the government, a new scheme will be launched by the government। ठीक है, has a launched a new scheme, ed लगा हुआ है लॉन्च में, क्या होना चाहिए? A B C D। चलो, C is the right answer। A new scheme has been launched by the government। ठीक है, पैसिव में ऐसे ही होता है भाई। प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, गुड बेटर बेस्ट गुड। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो मतलब ऐसे कि आंख बंद करके भी आप बता सकते हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। क्योर करना मतलब से ज्यादा बेटर है कि आप पहले ही प्रिवेंशन कर लीजिए। ठीक है। She dances dash gracefully in the trope, more, much, very, more। She dances more gracefully, much gracefully, very gracefully और most gracefully। क्या होगा इसका राइट आंसर है? much, more, very या most? क्या होना चाहिए? more gracefully in the troop, more, MORE। चलो, the Taj Mahal is one of dash buildings in the world, beautiful, more beautiful, most beautiful, the most beautiful। the most भी हो सकती है। ठीक है, वो क्योंकि सबसे खूबसूरत है 7 अजूबों में। देखो, अंग्रेजी पे हिंदी लिख रही हूँ, मजा आता है। 7 अजूबों में से एक है ताजमहल, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। सो क्या है वो? ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल। कौन सी डिग्री आएगी यहाँ पर? कौन सी आनी चाहिए? मोस्ट ब्यूटीफुल। वन ऑफ द मोस्ट नहीं आएगा, द वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। चलो नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ब्लैंक्स दिए हुए हैं, अब हमको सही शब्द का चयन करना है कि कौन सा किस हिस्से में सही आएगा शब्द। ठीक है, सही वाला कौन सा बैठेगा? The internet has transformed how we access information and communicate. Within seconds, we can connect with people across continent and access vast dash of knowledge. Amount, repositories, security, absence। A, B, C या G क्या होना चाहिए? हाँ 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 हाँ, access vast, vast क्या? Amount of knowledge। ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेक लर्निंग एक्सेसिबल टू मिलियन who previously lacked education dash barrier opportunities restrictions या limitations। क्या चीज है वो? क्या होना चाहिए? ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मेक्स लर्निंग एक्सेसिबल टू मिलियन who previously lacked एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिल रही
है। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, अरे जी चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। ठीक है। However, the digital device remain a challenge as many rural areas still lack proper internet connectivity. Cyber security is another growing solution benefit concern as hackers increasingly target personal data. क्या होना चाहिए 26 का आंसर? क्या हो रहा है भाई, आजकल कंसर्न बना हुआ है, आपका जो पर्सनल डाटा है वो कंसर्न का एक हिस्सा है। चलो भाई लास्ट देखते हैं। यूजर्स मस्ट प्रैक्टिस सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स एंड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू प्रोटेक्ट देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, आइडेंटिटी, एब्सेंस और एनोनमिटी एनोनमिटी एनोनमिटी। कुछ कुछ शब्द मुझसे नहीं अंग्रेजी के प्रोनाउंस होते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे नहीं होते हैं, सबसे नहीं होते हैं लक्ष्मण। आंसर क्या होना चाहिए? प्रेजेंस, आइडेंटिटी, एब्सेंस या एनोनमिटी? ए बी सी या जी? व्हाट इज द राइट आंसर? इट्स आइडेंटिटी। ठीक है। यू प्रैक्टिस सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स, यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड प्रोटेक्ट देयर ऑनलाइन आइडेंटिटी, क्योंकि हमें वो प्रोटेक्ट करनी है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम बताना है ट्रांसपेरेंट का। क्लियर, ओपैक, विजिबल या ऑब्वियस? 28 का क्या आंसर होगा? ट्रांसपेरेंट क्लियर नहीं होता, ओपैक होता है। ठीक है, ओपैक इट्स अ साइंटिफिक टर्म जो कि मुझे पता है। चलो, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एनॉर्मस। टाइनी, स्मॉल, ह्यूज या फिर मिनट? क्या होना चाहिए 29 का आंसर? एनॉर्मस मतलब ह्यूज, बड़ा। A person who cannot read or write, literate, illiterate, scholar या educated? एक ऐसा इंसान जो पढ़ और लिख नहीं सकता है, उसे क्या कहा जाएगा? लिटरेट है वो, इलिटरेट है वो, स्कॉलर है वो या एजुकेटेड है? देखो, स्कॉलर एजुकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसको हम इलिटरेट बोलेंगे, लिटरेट भी नहीं कहा जाएगा जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। सो गाइज, अब यहाँ पर हमारे हिंदी और अंग्रेजी के हमने बढ़िया से दोनों पेपर, दोनों यानी टॉपिक्स के, दोनों विषयों के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। एंड अब आगे अदिति मैम आपको ज्वाइन करेंगी साइंस के लिए। चलिए बाय बाय तब तक। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? हो गई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब बात करते हैं भाई साइंस की। फाइनली चलिए हम लोग साइंस शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रैपिड कंबशन। तो भाई हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, शुरू करा जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है रैपिड कंबशन इज, ठीक है, सबको पता है ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? कंबशन एंड फ्लेम से है। हमने कंबशन 3 टाइप के पढ़े हैं, उसमें से एक है हमारा तीव्र दहन। तो भाई तीव्र दहन क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जब पदार्थ अचानक ज्वाला में बदल जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? जब गैस जलती है तो वह ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न कर रही है, ठीक। तीसरा दिया है व्हेन देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा के क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, उत्पन्न हो रहा है। फिर नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन होगा सही? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर मिल जाना चाहिए। देखे तो कि क्या चल रहा है। हाँ जी, फटाफट से। तो भाई इसका आंसर है, देखो तीव्र दहन की बात हो रही है, मतलब तेजी से जलना, ठीक है, रैपिड कंबशन। तो क्या आंसर होगा? जब पदार्थ अचानक ज्वाला में बदल जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। क्योंकि भाई जब बर्न हो रहा है तो हीट और लाइट तो नॉर्मली प्रोड्यूस होती है, कोई भी चीज जल रही है, ठीक है। व्हेन देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, वही ऑप्शन है कि ये तो नॉर्मल होता ही है, बट रैपिड कंबशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, ऑल ऑफ सडन फटाक से वो जल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, बताइए जी, विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं? 2 क्रॉप्स हमने पढ़ी हैं एज पर हमारे एनसीईआरटी, ठीक है। अब उन दोनों में से विंटर सीजन की क्रॉप्स कौन सी है? राबी क्रॉप्स या फिर खरीफ क्रॉप? ज़ैद क्रॉप भी है आपके पास ऑप्शन में और कैश क्रॉप्स भी ऑप्शन में है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। रबी की फसलें जो होती हैं वो सर्दियों के मौसम में क्या करी जाती हैं? उगाई जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? सिंपल। अब
राबी क्रॉप में कौन कौन से एग्जाम्पल है? ये तो हमने समझ लिया कि भाई ये कब होता है। देखो, राबी क्रॉप कब पढ़ी है हमने? विंटर सीजन में, ठीक है। अब विंटर सीजन में कौन सी आपको इसमें से फसल जो है देखने को मिलती है? क्या खाया है बताओ विंटर में ज्यादा? ऑप्शन ए धान, बी कपास, सी सरसों, डी मक्का। क्या होना चाहिए? तो भाई सरसों जो है, आप देखते होगे ठंड में सरसों के खेत एकदम लहरा रहे होते हैं, क्योंकि ये वो मौसम होता है सरसों की फसल को उगाने का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, मैन्योर हेल्प्स इन, खाद। सबको पता है खाद क्या होती है? मिट्टी की किस प्रकार सहायता करती है? किस तरीके से मैन्योर यानी कि खाद मिट्टी में मदद करती है? ऑप्शन ए दिया है मेकिंग सॉइल कॉम्पैक्ट एंड हार्ड, यानी कि सघन और कठोर बना देती है। दूसरा क्या है? मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार करती है। सी ऑप्शन दिया है कि भाई न्यूट्रिएंट्स को हटा देती है, मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स जो हैं पोषक तत्व उनको निकाल देती है। डी में क्या दिया है? प्रिवेंट वाटर एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हेल्प, मैन्योर कैसे हेल्प कर रही है? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, किस प्रकार सहायता कर रही है। तो सहायता में कभी भी रिमूविंग तो होगा नहीं, और वो भी पोषक तत्व को रिमूव करके मिट्टी की हम कोई सहायता तो करेंगे नहीं, ठीक। और ना ही उसे भाई वाटर जो है जल अवशोषण को रोकना, वो करके भी कोई हम मदद नहीं कर रहे हैं। तो हमारे ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। दूसरा दिया हुआ है मेकिंग सॉइल कॉम्पैक्ट एंड हार्ड, और बी दिया है इंप्रूविंग सॉइल का स्ट्रक्चर और उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए? अब ये सोचो कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? क्या ठोस मिट्टी अच्छी होगी या थोड़ी मुलायम मिट्टी अच्छी होगी? ठोस मिट्टी में तो कहीं भी फसल नहीं अच्छे से ग्रो होती है। तो इसका सही ऑप्शन है कि भाई वो सॉइल का स्ट्रक्चर जो है उसको सुधारती है और उसकी फर्टिलिटी को भी सुधारती है, यानी उर्वरता को बढ़ाती है। बी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर, ये क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जैव ईंधन। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मैं फोर्थ दिया है नाभिकीय ईंधन, यानी कि न्यूक्लियर, बायोमास, फॉसिल, इनमें से कोई फ्यूल है या फिर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। चलो निग्लेक्ट करना शुरू करो। देखो ऑप्शंस ना एमसीक्यू में बहुत जगह कैसी ट्रिक हम लोग यूज करते हैं ना, जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसको तो सबसे पहले हटा दो। कौन सा नहीं हो सकता? भाई रिन्यूएबल तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? रिन्यूएबल कौन से रिसोर्स होते हैं जो दोबारा से रिप्लेनिश हो सकते हैं? जैसे कि सोलर लाइट हो गया, ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये रिन्यूएबल है। बट ये एक बार खत्म हो गए तो इनको सब करने में सालों साल लग जाएंगे, ठीक है। फिर अब फ्यूल्स की बात करते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हमने पढ़ा है ये होते हैं फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन, तभी तो इनको बनाने में इतने मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लोइंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। मिट्टी की जुताई और उसे ढीला करने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, उनको पढ़ना है, ठीक है, उनको पढ़ना है और क्या बताना है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक। वर्ड्स को पकड़ना, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पे कहा गया है इन स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कौन सा सही है। क्वेश्चंस बड़े देख के डरना नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके चैप्टर का क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट पढ़नी है, आपको समझ आ जाएगा। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्या है? प्लोइंग इम्प्रूव्स एरिएशन इन सॉइल, यानी कि जुताई से मिट्टी में वायु की संरचना बेहतर होती है, ठीक। दूसरा क्या है? यह जड़ों को गहराई तक बढ़ने और मजबूत होने में मदद करता है, दूसरा ऑप्शन, कि मतलब रूट्स को डीपर और स्ट्रॉन्गर बनाता है। तीसरा क्या है? इंक्रीज वाटर रन ऑफ फ्रॉम फील्ड, यानी खेत से पानी का बहाव को बढ़ाता है। चौथा क्या दिया है? ये केंचुए और सूक्ष्म जीव के विकास को बढ़ा देता है। अब बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाँ जी, देखो क्या पूछा गया था हमसे? फ्लोइंग यानी जुताई, और लूजनिंग यानी कि मिट्टी को ढीला करते हैं हम लोग। जब लूजनिंग करते हैं, उसको ब्लो करते हैं, तो किस लिए करते हैं? ताकि प्रॉपर हवा नीचे तक पहुंचे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचे। तो पहला क्या है? एरिएशन। एरिएशन क्या होता है? वायु संचार बढ़ाने के लिए कि नीचे तक हवा जो है वो आसानी से पहुंच जाए। दूसरा क्या है? जड़ों को गहराई तक बढ़ाने के लिए और मजबूत होने में मदद करता है, ठीक है। मतलब
अगर हम लोग मिट्टी को खोदेंगे तो क्या होगा, जड़ें जो है वो और नीचे तक जाएंगी, उन्हें रास्ता मिल जाएगा, और जितनी जड़ें नीचे जाएंगी उतनी मजबूत हो जाएगी। तो भाई इसमें भी मदद कर रहा है। ठीक है। इंक्रीज वाटर रन ऑफ फ्रॉम सॉइल, क्या पानी के बहाव को बढ़ाता है? पानी के बहाव से तो नहीं ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारा है। फिर क्या है, प्रमोट अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स, बिल्कुल सही। जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो है, जो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके भी हेल्प करता है। तो भाई इसका सही आंसर होगा हमारा 1, 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये 3 स्टेटमेंट जो है वो हमारी तीनों की तीनों क्या है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु का आकार बदलने के लिए आवश्यक बल निर्भर करता है। उस वस्तु के किस चीज पर हमारा जो बल है वो निर्भर करेगा कि भाई उसकी शेप चेंज हो जाए। पहला ऑप्शन है क्या, उसके रंग पर, उसके आकार पर, उसके पदार्थ पर, या फिर तापमान पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर मिलना चाहिए। वस्तु के किस चीज पर निर्भर करेगा कि भाई हम उस पर फोर्स लगाएं और उसका शेप बदल जाए। रंग से कोई मतलब नहीं है, आकार से कोई मतलब नहीं है, पदार्थ से मतलब है कि वो बना किस चीज का है। वो मेटल का बना होगा तो क्या तुम एकदम उसकी फोर्स चेंज कर पाओगे? वो किसी सॉफ्ट मटेरियल का होगा, जब तुम उसको प्रेस करोगे तो उसकी शेप जो है आसानी से चेंज हो जाएगी। यानी कि मटेरियल। और फोर्स क्या चेंज कर सकता है? क्या वो सिर्फ आकार चेंज कर सकता है, दिशा बदल सकता है, गति बदल सकता है, या फिर शेप, स्पीड और डायरेक्शन, ये तीनों चीजें बदल सकता है? हाँ जी, बताइए। अब यहाँ पे देख के कि भाई शेप तो बदल रहा है, ये तो कंफर्म है। अब ये ना हो कि बच्चे सिर्फ ए ऑप्शन टिक करके आ जा रहे हैं। ठीक है, दिमाग चलाना है। हो सकता है एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस प्लेस कर दे। बट क्या सिर्फ शेप को बदलता है फोर्स? नहीं, हमने पढ़ा है कि भाई वो शेप भी बदलता है, स्पीड भी बदलता है, और डायरेक्शन को भी बदल देता है। सो भाई यहाँ पे हमने समझ लिया है कि फोर्स जो है वो तीनों चीजों को बदलने की ताकत रखता है। ठीक है, क्या? शेप भी, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। तो भाई जेएनवी की तैयारी तो अच्छी चल रही है। ठीक है, गेस्ट पेपर सुबह भी आ रहा है, शाम में भी आ रहा है। तो जेएनवी में अब इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ भाई वो सीट तो मैं पक्की कर सकता हूँ। ठीक है, अगर वो सीट जब आपकी पक्की हो जाएगी, जब आप एक बार हमारे यहाँ हमसे पढ़कर, ठीक है, जेएनवी की तरफ बढ़ेंगे। अब जेएनवी में बढ़ जाएंगे तो क्या रुक जाना है? जेएनवी में एक बार पहुंचने के बाद रुकना नहीं है। ये जो अब आपका लाइफ, ये जो फेज शुरू हुआ है ना, अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही पढ़ना है उसके बाद खत्म है, ऐसा नहीं है, ये एक भ्रम है। अब आप उस फेज में एंटर कर गए हो ना, जो अभी कुछ साल जो है आपके, जितना आप अपना पढ़ाई में दे दोगे ना, उतना ही आपका आगे का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, जितनी मेहनत अभी के कुछ सालों में कर लोगे, उतने की वजह से आप अपना एक अच्छा फ्यूचर सेट कर सकते हो। जेएनवी में सिलेक्शन ले लो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब उसके आगे क्या, यहीं पे रुकना है क्या? इससे आगे भी तो जाना है ना, जेएनवी के बाद आगे भी तो जाना है। 9th 10th भी तो अच्छे से करना है, स्कोर भी तो करना है अच्छा, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने अच्छे कि नहीं लाने, उसके बाद 11th 12th का बोर्ड देना कि नहीं देना, ये सब पूरा प्रोसेस है जो आपका चलता रहेगा। अब तो रुकने का समय है ही नहीं। अब आप उस रास्ते में घुस चुके हो ना, जहाँ अभी लंबा पढ़ाई करनी है, तो थकने का सवाल नहीं है। ठीक है, जरा सी भी थकान फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके संग भाई वेदा एकेडमी है। जेएनवी के साथ भी है और जेएनवी के बाद भी है। अब जेएनवी के बाद कहाँ है? वो है भाई क्लास 9th 10th के चैनल पर। वेदा एकेडमी का चैनल है यूट्यूब पे, 9th 10th के नाम से। ठीक है, वहां पे आपको इसके आगे का रास्ता दिखेगा, मतलब इसके आगे कैसे अपना सफर तय करना है वो दिखेगा। अगर आप अभी भी देखोगे तो दिख जाएगा, वहां पे अभी भी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, वहां पे अभी भी लेक्चर्स जो है वो उसके मिलते हैं। तो यहाँ से वहां तक के रास्ते में हम आपके साथ हैं। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि वहां तक का तो रास्ता तय करना है ना पहले। चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंजर्वेशन। अब आपने ध्यान का क्या रखना है? वर्ड्स का। यहाँ पे पूछी गई है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये ना हो कि गलती से करेक्ट समझ के सही वाले पे टिक किया और बस हो गया। ध्यान रखने हैं ये कीवर्ड्स, जहां पे भी मेंशन हो। संरक्षण से संबंधित गलत कथन की पहचान करनी है। उसके लिए पहले कथन पढ़ते हैं क्या क्या दिए हुए।
कह रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों में चराई और शिकार जैसी मानवीय गतिविधियां अनुमत है। ऐसा है क्या? नेशनल पार्क में बोल दिया गया है कि भाई तुम ग्रेजिंग और हंटिंग करो? ऐसा तो नहीं है वैसे, है ना? ठीक है। पोचिंग इज इलीगल किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। पोचिंग क्या होता है? अवैध शिकार वन्य जीवों की हत्या है। ये तो बात बिल्कुल सही है। अवैध शिकार करना भी नहीं चाहिए, और इससे क्या क्या होता है? अवैध शिकार में जीवों की हत्या हो जाती है। फिर क्या है? रेड डाटा बुक जो है वो लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है। ठीक, ये भी बात सही है। रेड डाटा बुक में हम किन स्पीशीज को लिस्ट करते हैं? जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है एफॉरेस्टेशन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि पेड़ लगाने से क्या होगा? हम अपने फॉरेस्ट को बचा पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। तो भाई गलत स्टेटमेंट कौन सी दिख रही है? गलत कथन कौन सा दिख रहा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में। जो गलत कथन होगा वो होगा भाई नेशनल पार्क अलाउ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग एंड हंटिंग। ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि क्या पूछा गया था हमसे? गलत स्टेटमेंट पूछी गई थी, और ऑप्शन ए जो है स्टेटमेंट स्टेटमेंट गलत है भाई। अगला क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस तुम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं प्रेशर के, तो भाई फॉर्मूला तो अब याद हो जाना चाहिए। फटाफट से मुझे ऑप्शन दिख जाना चाहिए। क्या होता है प्रेशर? प्रेशर की परिभाषा क्या है? कमेंट सेक्शन में। प्रेशर क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, कैसे? पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बीच के सिंबल्स पे ध्यान रखना, मल्टीप्लाई है डिवाइड है, क्या दिया हुआ है? पता चले पहला वाला लगा दो और आगे देखा ही नहीं कि बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अलर्ट रहना एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम। ये ना हो कि भाई नींद आ रही है तो बस हल्का दिखा, फोर्थ एरिया दिखा, टिक कर दिया, बीच में भूल गया कि मल्टीप्लाई दिया हुआ है। आंख नाक कान सब खुले रखने। अगला क्वेश्चन, व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन बाय चेंजिंग। अब हम किसी ऑब्जेक्ट में व्हील लगा देते हैं तो कौन से फ्रिक्शन से चेंज होके कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है? ये बताओ। देखो कहीं भी व्हील्स लग गए हैं तो क्या होगा? बताओ बताओ क्या होना चाहिए? अब व्हील्स लगाते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन आता है? हमने ये चीज पढ़ी है, रोलिंग फ्रिक्शन आता है। ठीक है। अब ये तो कंफर्म है कि हम चेंज किस में कर रहे हैं? हम रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने व्हील्स लगा दिए हैं। अब किससे चेंज कर रहे हैं? देखो ऑप्शन तो आपको इतने इजी दिए हैं ना, ये तो सोचना भी नहीं पड़ रहा कि किससे दिए। हमें इतने से ही कंफर्म हो गया है कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? बी। क्यों? क्योंकि यहीं पे हम रोलिंग पे जा रहे हैं। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन बाय चेंजिंग, रोलिंग फ्रिक्शन पे आता है। अब रोलिंग फ्रिक्शन से पहले क्या आ रहा है हमारा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सही ऑप्शन हो गया। अब स्टैटिक टू रोलिंग लिखा होता तब भी एक ही बात होती, तब भी वो ऑप्शन सही होता, क्योंकि एट लास्ट जो फ्रिक्शन बन रहा है हमारा वो रोलिंग फ्रिक्शन पे आएगा। अगला क्या है? अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड, मतलब अप्रिय ध्वनि जो सुनने में हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उन उसको क्या कहते हैं? म्यूजिक यानी संगीत, इको यानी प्रतिध्वनि, नॉइस यानी कि शोर, पिच। बताइए। देखो सिंपल, शोर, किसको शोर पसंद होता है? मुझे बता दो, किसी को पसंद होता है? किसी को सुनने में अच्छा लगता है क्या शोर? है कोई बच्चा यहाँ पे जिसको शोर सुनने में मजा आता हो कि नहीं मैम मुझे तो शोर सुनना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत मजा आता है शोर सुनने में? है कोई ऐसा अनोखा बच्चा? नहीं होगा, किसी को नहीं पसंद आता है शोर सुनने में। अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल। हमने इस डिवाइस देखो कौन कौन से दिया है आपको? जनरेटर दिया हुआ है, विद्युत मोटर दिया हुआ है, ठीक है, शुष्क सेल दिया हुआ है यानी ड्राई सेल, फिर दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मर। इनमें से ये पूछा जा रहा है रसायनों से विद्युत उत्पन्न करने वाले उपकरण कौन से हैं? हमने भैया अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है ड्राई सेल नाम का एक उपकरण। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग केमिकल से क्या इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करते हैं। सेल क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। कैसे? उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर केमिकल होता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन यूजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी वजह से करी जाती है? या विद्युत लेपन किया जाता है ऊष्मा ऊर्जा से, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से और यांत्रिक ऊर्जा से। अब भाई मुझे दिख रहे हैं बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि ऑप्शंस आ रहे हैं बी और सी।
क्यों कंफ्यूज हो ये बताओ, क्यों कंफ्यूज हो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? फटाफट से मुझे डेफिनेशन बता दो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, क्या होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका एग्जाम्पल है मुझे यही बता दो। हमारे चैप्टर का नाम क्या है जिसमें ये पढ़ा था हमने? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम किस चीज के केमिकल इफेक्ट देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं हम और केमिकल इफेक्ट देखते हैं, ठीक है? तो क्या ऑप्शन होगा? विद्युत ऊर्जा से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें केमिकल इफेक्ट दिखता है, तो उसका एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थक्वेक आर कॉज ड्यू टू, भूकंप का कारण क्या है? पढ़ा है ना हमने क्लास में। भूकंप किसके कारण होता है? ए दिया हुआ है केवल ज्वालामुखी, बी दिया हुआ है प्लेटो यानी कि प्लेटो की गति, सी दिया हुआ है हवा और डी दिया है वर्षा। देखो हमने पढ़ी थी कुछ प्लेट्स के बारे में, हमने समझा था क्लास में। ऐसी सी कुछ प्लेट्स होती हैं जो क्या होती है, एक दूसरे की तरफ मूव करने लगती हैं, टकराती हैं, या फिर क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे से चढ़ जाएंगी, ठीक है, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई। तो ये जो प्लेट्स की मूवमेंट हुई उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से अर्थक्वेक आया, यानी कि भूकंप आया। अब ये प्लेट्स कौन सी थी ये भी हमने क्लास में पढ़ा है। ये प्लेट्स है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। ये टर्म भी आप याद रखेंगे। तो किसकी वजह से? ये जो प्लेट्स हैं इनके मूवमेंट की वजह से क्या आता है? इनके मूवमेंट की वजह से आता है अर्थक्वेक। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द एन अर्थक्वेक द सेफेस्ट प्लेस इनसाइड अ हाउस। अर्थक्वेक आया यानी भूकंप आया, अब आप अपने घर के अंदर, ठीक है, तो आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह क्या होगी? भूकंप आता है तो क्या होता है, सब ऐसे कांपने लगता है ना, बिल्डिंग बिल्डिंग सारा सामान धड़ 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 गिरता है। तो सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होगी? जब आप किसी ठोस चीज के नीचे ऐसे छुप के बैठ जाओ कि आपके सर पे कुछ ना गिरे, आपको चोट ना लगे। ऑप्शंस देखो, नियर विंडोज यानी कि खिड़कियों के पास, बी कह रहा है मेज के नीचे, सी कह रहा है बालकनी, डी कह रहा है सीढ़ियों। तो भैया मेज के नीचे जाके शांति से बैठ जाओ, खिड़कियों के पास मत रहो, टूटेंगी, कांच गिरेगा, चोट लगेगी। बालकनी तो भूल ही जाओ, पता चले सीधे बालकनी से ही बाहर गिर रहे हो। सीढ़ियों पे भी नहीं, कहाँ? टेबल के नीचे कवर करके बैठ जाओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई डरना नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कि मैम ये क्या लेके आ गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इस फॉर्मेट में पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वो टाइम आ गया है जब आप एकदम अलर्ट होके बिल्कुल वही क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर रहे हैं जो आपके पेपर में मिलते हैं, ठीक है। बहुत हो गया अब इजी बिजी से क्वेश्चंस, आप थोड़े से अपने लेवल बढ़ाने का टाइम आ गया है। पढ़ो, एक एक स्टेटमेंट पढ़ो, यहीं से आपकी प्रैक्टिस होगी और यहीं से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। चलो बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मैच द टर्म्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कॉलम ए के टर्म्स को कॉलम 2 के टर्म्स के संग मैच करना है, ठीक। क्या है भाई कॉलम ए का टर्म? अब टर्म्स देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, है बोर हो गए, पूरा पूरा ब्लैक दिख रहा है, उस पर हम भी ब्लैक वर्क करें। देखो, इंसिडेंट रे की बात हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। चार हमें टर्म्स दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन कोण, ठीक। ये सब चारों वर्ड सबको पता है कि नहीं पता है? क्या क्या होते हैं? ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक। इस पे ये जो किरण है ये कौन सी है? ये इंसिडेंट है। ये जो गई ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड है। नॉर्मल कहाँ है? नॉर्मल ये रही, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई ये है। ये चीज हमें ऑप्शन कॉलम 1 में दी हुई है। अब इसको हमें किसके संग मिलाना है? इसको हमें मिलाना है कॉलम 2 वालों के संग, ठीक। अब समझो, अब एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो। रे दैट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, यानी सतह से टकराने के बाद वापस उछलने वाली किरण, ठीक। वापस उछलने वाली किरण मार्क करो, ठीक। अब क्या है? आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा, आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा, ठीक है। टर्म्स हाईलाइट करना, फिर हम उससे रिलेट करेंगे, कैसे मैच करना है वो बताएंगे, ठीक। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यानी कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक।
मुझे पता है काफी बच्चे अभी फटाफट से आंसर कर देंगे। एक बार स्टेटमेंट पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा। परावर्तक सतह पर गिरने वाली किरण, ठीक है, यही तक था। सही विकल्प चुने, वो आप आगे चुनते रहिएगा, ठीक है। अब चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको फटाफट से समझ में आ रहा है? बताओ। पहले आप लोग ऑप्शंस दो, करेक्ट आंसर बताओ, फिर मैं इसको एक एक करके करवाऊंगी। चलो फटाफट से मुझे दो आंसर। मैं बोर्ड के बिल्कुल साइड में हूँ, आप फटाफट से मैच करिए। मैंने रेड कलर से भाई हाईलाइट कर दिए हैं आपके टर्म्स, अब आप मैच करिए। और गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टाइम लगा लो जितना लगाना है, एग्जाम में टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो भाई पहला स्टेटमेंट हमारा है रे दैट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, यानी कि सतह से टकराने के बाद, सतह से टकराने के बाद वापस उछलने वाली किरण। सतह से टकराई और वापस उछली, कौन सी किरण है ये हमारी जो वापस जा रही है? परावर्तित किरण है कि नहीं है? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं ना इस वाली को, रिफ्लेक्टेड रे। और जो आती है वो हमारी इंसिडेंट होती है, ठीक। अब ये जो थी, इसको हम कहाँ पे ले जा रहे हैं? सेकंड। देखो किसमें सेकंड का ए दिया हुआ है, सेकंड का ए दिख रहा है, ये दिया हुआ है सेकंड का ए। तो यानी कि बी और सी माइनस कर दें, बी और सी हटा दिया जाए, ठीक है भाई। देखो चारों स्टेटमेंट हो सकता है आपको ना पता हो, पर एक दो तो पता होंगी। अब उन एक दो से आप कैसे आंसर निकालोगे अपना, वो देखो। अब अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है परपेंडिकुलर लाइन ड्राइंग एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, बताओ। यानी कि जो परपेंडिकुलर पता है कौन सी होती है? जो 90 डिग्री पे होती है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा ये होता है 90 डिग्री पे, कौन सी है? ये है हमारी नॉर्मल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको मिला दो भाई सेकंड वाले को नॉर्मल के संग, यानी थर्ड। अब बी का थर्ड देखो, थर्ड में बी एक ही में दिया हुआ है। अगर आपने दो स्टेटमेंट भी सही पकड़ ली ना, आपको सही ऑप्शन आपका मिल गया है। फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट चेक करते हैं, ठीक है। अब बाकी स्टेटमेंट में क्या है? थर्ड, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे या नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी कि आपतन कोण होता है। सी वाले का देखो, वेट, सी वाला है फोर्थ में, यानी कि आपतन कोण से मिल रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मिल रहा है यहाँ पे। और ए वाले का है डी। सही आंसर है कि नहीं है? ए वाले का डी कैसे है? सॉरी, फर्स्ट वाले का डी कैसे है? इंसिडेंट रे। डी देखो, रे दैट फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रही है वो कौन सी है? वो है इंसिडेंट रे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को अब प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो। टाइम लगेगा, कैसे टाइमली मैनेज करना है वो यहाँ पे दिमाग चलाओ। एटलीस्ट दो कंफर्म स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, आप पूरा मैच द फॉलोइंग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड इन कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप में हम कौन सा मिरर या कैसा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन एंड स्फेरिकल। अवतल, उत्तल, समतल या गोलाकार? भाई हम सबको पता है कौन कैलिडोस्कोप में हम प्लेन मिरर यूज करते हैं, धीरे से ऐसा सा होता है ना कुछ, बीच में होल होता है। कौन सा मिरर जाता है? प्लेन मिरर जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बर्निंग ऑफ क्रैकर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। जब पटाखे जलते हैं तो ये किस तरीके का उदाहरण है? स्लो कंबशन, ठीक है, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन या फिर स्पॉन्टेनियस कंबशन? भाई पटाखे जलाते हैं तो क्या होता है? धमाके की आवाज आती है कि नहीं आती है? आती है। तो क्या होता है? विस्फोट होता है कि नहीं होता है? तो बर्निंग ऑफ क्रैकर्स जो है वो किसका उदाहरण है? वो है एक्सप्लोजन का उदाहरण। तो भाई अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोक इज मेनली यूज एंड, कोक जो है वो किसकी तरह यूज किया जाता है? मुख्यतः किस रूप में उपयोग होता है? ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, उर्वरक के रूप में या फिर प्रिजर्वेटिव के रूप में, परीक्षक के रूप में? बताइए, कोक किस तरह इस्तेमाल होता है? एक ईंधन के रूप। किसके अंदर आता है? ये किसका प्रोडक्ट है? ये है कोल का प्रोडक्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई आगे।
तो भाई वो लोग जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, जो अभी भी इस भ्रम में जी रहे हैं। कौन से भ्रम में जी रहे हैं कि यार हो जाएगा, अभी 1 महीना है, आराम से हो जाएगा। तो भाई 1 महीना जरूर है, बट कैसे होगा? हो तो जाएगा, बट कैसे होगा उस 1 महीने में? अगर अभी भी सो के नहीं उठे हो ना, तो उठ जाओ, उठ जाओ। उस 1 महीने में आप क्या क्या करोगे मुझे बताओ? एनसीईआरटी पढ़ोगे? बहुत टाइम लगेगा। सारे नोट्स पढ़ोगे? बनाए हैं नोट्स? नहीं बनाए तो टेंशन मत लो। इस क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है? सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। जो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है, कुछ क्लास रह गई हैं, तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी कि दिन में आप 6-6 घंटे पढ़ना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड क्लास लगाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है? सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। साथ ही साथ टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, AIMT भी मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको हमारे इस क्रैश कोर्स में मिलेंगे। अगर अभी तक नहीं जगे हो ना, तो जग जाओ, ठीक है? वो कहावत नहीं सुनी है, चैन से सोना है तो जाग जाओ। अगर आगे चैन से सोना है, 7 फरवरी की रात चैन से सोना है, तो अभी जग जाओ, अभी जग जाओ। अभी भी ये ऑफर अवेलेबल है, अभी भी क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है? तो भाई जगने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अगर अभी भी हल्का सा 1% भी डाउट है ना, कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मिस हो जाए, ऐसा ना हो कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए, अभी भी आपके पास ये ऑप्शन है। सारे नोट्स अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, इनफैक्ट रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। जब भी आपके पास खाली टाइम है, क्लास लगाओ और अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? चलो, अब कौन कौन टीचर मिल रहे हैं वो आपको पता है भाई। हमारे सारे बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है? हर एक चीज में, हर एक जगह पे, चाहे YT पे हो, चाहे ऐप पे हो, क्रैश कोर्स पे हो, आपको सारे हमारे एजुकेटर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे संग लाइव आप गेस्ट पेपर कर रहे हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मॉडल पेपर को भी अटेम्प्ट करना है। क्योंकि भाई एग्जाम कैसे होगा? मॉडल पेपर साथ ही साथ। क्यों बोल रही हूँ इस मॉडल पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए? क्योंकि यहाँ पे इसके संग आपको मिलेगा भाई OMR शीट, और यही OMR शीट आपको फिल करनी होगी। कहाँ फिल करेंगे? ये OMR शीट आपको एग्जाम टाइम में मिलेगी फिल करने के लिए, ठीक है? कैसे टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है, साथ ही साथ OMR भी फिल करना है, वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब नियर अबाउट आपका 1 महीना बचा है, ठीक है? नियर अबाउट 1 महीना बचा है, तो इस 1 महीने में कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर आपने सॉल्व कर रहे हैं। आपको मॉडल पेपर हमारी साइट पे मिल जाएंगे, ठीक है? ऐप पर डाउनलोड करें, वहां मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करेंगे, आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एक और खास बात है, जो गेस्ट पेपर आप हमारे संग यहाँ लाइव में सॉल्व कर रहे हैं, इसको घर पे बैठो, टाइमर लगाओ, वेदा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और वहां पे बैठ के अटेम्प्ट करो। अभी तो भाई चीटिंग हो जा रही है। अभी तो आपने बी बोला था, मैम ने तो कहा बी नहीं होगा। बी कैसे होगा? आंसर तो सी है, ठीक है? समझ में आया गलती है? या आपको बी लग रहा था कि आपके दोस्त ने कमेंट कर दिया सी, अरे इसका सी है क्या? वो चीज से बचने के लिए ऐप पे जाके अटेम्प्ट करो, वहां पे देखो, आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, और उस गलती की करो एनालिसिस, ठीक? और भाई ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सबने देना है, सबने देना है, क्योंकि इस भीड़ में ये जो झुंड है ना बच्चों का, ठीक है, इस झुंड में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? अगर आपको जाना है तो 3 बजे AIMT अटेम्प्ट करने जरूर पहुंच जाना, डेली होता है। चलो, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है केवल वन्य संरक्षण के लिए निर्धारित संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? यानी कि वो एरिया जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है, वो एरिया कौन सा है? जू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोटानिकल गार्डन है, या है एक्वेरियम? देखो भाई, नाम से पता चल जा रहा है। क्या चीज? नाम से पता चल जा रहा है कि वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्या है? अंडे देकर प्रजनन करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? ओवीवायरस, विविपेरस, फिर एसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, कौन से होते हैं?
भाई वो होते हैं ओवी पैरस, बिल्कुल सही जवाब है। वीवी पैरस कौन से होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं, नवजात को जन्म देते हैं, ठीक है। द फोर्स दैट एक्ट फ्रॉम डिस्टेंस मतलब दूर से, जिसमें कोई संपर्क नहीं लग रहा है, यानी कौन सी फोर्स पूछी गई है? यहाँ पे पूछी गई है आपसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट कौन सी है भाई? मस्कुलर में कॉन्टैक्ट लगता है, फ्रिक्शनल में कॉन्टैक्ट लगता है, मैग्नेटिक में कॉन्टैक्ट नहीं लगता है, और कॉन्टैक्ट फोर्स तो भाई कॉन्टैक्ट है ही, ओवरऑल नाम दे दिया। तो सही आंसर है हमारा सी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सबने देखी है कैसे काम करती है। भाई मैग्नेट ले आओ, आयरन फिलिंग्स ले आओ, दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, उसको कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। अगला क्या है? इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सरफेस का एरिया बढ़ाने से क्या चीज घट जाती है? कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? याद आ रहा है? मैम ने कोई फॉर्मूला बताया था, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या घट जाएगा? प्रेशर घट जाएगा। इसका है आंसर बी, ठीक है, एकदम करेक्ट। अगला क्या है? विच साउंड हैज द हाईएस्ट पिच। किस साउंड की पिच ज्यादा होगी? पिच किससे डायरेक्टली रिलेशनल में है? डायरेक्ट रिलेशन में है पिच जो है, पिच डायरेक्टली रिलेशन में है फ्रीक्वेंसी के संग। तो भाई पिच बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब नॉइस पोल्यूशन मेनली इफेक्ट, नॉइस पोल्यूशन से क्या क्या प्रभावित होता है? शोर हो रहा है बहुत सारा, आपको आंख को कोई दिक्कत होगी? नाक को? फिर स्किन की इश्यू होगा ना? सुनने में इश्यू होगा? बिल्कुल हो सकता है। हड्डियों हड्डियों से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। जब शोर बहुत ज्यादा हो रहा है तो भाई कान में दर्द होने लगता है। बहुत देर तक ईयरफोन लगा के वीडियो देखते रहो, गाने सुनते रहो, तो थोड़ी देर बाद कानों में दर्द होने लगता है, यानी कि हियरिंग एबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। अब क्या है? अ ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूस 400 वाइब्रेशंस इन 2 सेकंड्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी का भैया फॉर्मूला क्या है हमारा? कितनी वाइब्रेशन है और कितने सेकंड्स में आ रहा है, यानी कि 400 अपॉन 2 कर दो, क्या आ जाएगा इसका आंसर? 200। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। सिंपल था, सिंपल था कि नहीं था? तो भाई 200 हर्ट्ज इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें सप्लाई करा जाता है पानी, किसको? क्रॉप्स को, फसलों को पानी दिया जाता है, कौन से में? कटाई, सिंचाई, निराई या फिर जुताई? बताओ, बताइए बताइए। इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, प्लोइंग, क्या होता है? इरिगेशन में जो है क्या करते हैं? फसलों को पानी दिया जाता है। ये भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो आपको वन बाय वन सारी पता होनी चाहिए, किस प्रैक्टिस में क्या करा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन। भाई कौन सी क्रॉप होती है जो रेनी सीजन में ग्रो करी जाती है? विंटर सीजन की हमने पढ़ ली थी, अब रेनी सीजन में कौन सी करी जाती है? राबी, खारिफ, जैद और कैश। तो भाई रेनी सीजन से याद रखो भाई, बारिश हो रही है, सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, ये मैंने शायद क्लास में भी बताया था। तो रेनी सीजन से याद रखो भाई क्या है? खारिफ क्रॉप। बारिश के मौसम में सर्दी खांसी हो जाती है ना, तो बस सिंपल याद करने की ट्रिक है। द सब्सटेंस दैट कैचेस फायर इजिली इज सेड टू बी। ऐसा पदार्थ जो आसानी से आग पकड़ ले, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ज्वलनशील, अज्वलनशील, अग्निशमक, अग्निरोधक? नाम से पता चल रहा है भाई, ज्वलनशील, जो बहुत जल्दी आग को पकड़ ले, वो कैसा पदार्थ है? ज्वलनशील। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पशुओं के लिए संरक्षित है? कौन सा है इसमें से जो पशुओं के लिए है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जू? एनसीईआरटी की लाइन है, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ ये स्टेटमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब क्या है? द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स इज कॉल्ड। फोर्स जो भाई मसल से लगती है वो कौन सी है? कौन सी फोर्स लगती है? हाँ जी, जो फोर्स मसल्स के द्वारा लगाई जाती है उस फोर्स का क्या नाम है? भाई कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल हैं कि शब्द जो है वही आंसर में आपको मिल रहा है, जो क्वेश्चन में वर्ड है वही आंसर में दिया हुआ है। तो इसका आंसर है भाई भी, मस्कुलर फोर्स। मसल से जो फोर्स लग रही है वो कैसी फोर्स है? वो भाई मस्कुलर फोर्स है।
चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विच फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि कहाँ पे लग रही है, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगती है। कौन सी फोर्स है, क्या वो मैग्नेटिक फोर्स है, या फिर वो मस्कुलर है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर भाई लास्ट दिया हुआ है ऑप्शन फ्रिक्शनल फोर्स। हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं, नीचे जाता है, वो किस फोर्स की वजह से जा रहा है, वो जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्या पूछा गया है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण। आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, उसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे चूज करने हैं। पहला दिया हुआ है माइक्रोफोन, फिर बी ऑप्शन है विद्युत घंटी, सी है बैटरी और डी है स्विच। तो इस स्टेटमेंट में कौन सा फिक्स बैठ रहा है, वो डिवाइस जो कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कर रहा है, साउंड में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कर रहा है, कौन से डिवाइस में हो रहा है, ये हो रहा है भाई आपकी इलेक्ट्रिकल बेल में। घर में जो घंटी लगी होती है, आप जब प्रेस करते हो तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी में, तब जाके सुनाई देती है दरवाजे पे कोई खड़ा हुआ है, किसी ने तो बेल बजाई है। तो भाई लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ो। क्या कह रहा है, द लाइट रे मेक द एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस। इमेज में दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, किसके संग बन रहा है, सरफेस के संग बन रहा है, ठीक है, सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया है। अब हमें ये पता है नॉर्मल जो है वो सरफेस से बनाता है 90, अब तुम 90 में से 30 माइनस कर दो, कितना आया 60, 60 क्या निकला हमारा, 60 निकला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या निकला ये 60 है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्शन का पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी 60 हो जाएगा। अब स्टेटमेंट देखो, कौन से स्टेटमेंट में आपको 60 डिग्री दिख रहा है, पहले ही स्टेटमेंट में दिया हुआ है, देखो, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 60 डिग्री बिकॉज द एंगल विद द नॉर्मल ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द गिवन फ्रॉम 90। सेम वही बात बोलिए, 90 में से अगर हम इस एंगल को माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वही होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, देख के कंफ्यूज नहीं होना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो बच्चों आज का हमारा पेपर जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्रैश कोर्स के बारे में आपको अपडेट कर दिया गया है, अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है, इनरोल कर लो, बाद में पछताने से अच्छा है इनरोल कर लिया जाए। तो भाई AIMT आपको डेली हो रहा है, 3 बजे उसको अटेम्प्ट करना है। टिल देन थैंक यू, आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है।